अध्याय 11 जीव। जब यून वू की आंखें खुली तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि वह अकेला है। गाड़ी रुक गई थी, बक्से गायब थे और रोंग ये उसके बगल में नहीं था। हवा की हल्की सरसराहट और बजरी पर सैकड़ों बूंदों की टिपटपाहट उसके कानों में भर गई। बारिश हो रही थी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सहजता से उसने अपने हाथों को अपने सिर तक लाया और गाड़ी से बाहर कूदते हुए अपना मुखौटा हटा दिया। उसके नंगे पैर गीली बजरी को छूते थे और यद्यपि कोहरे ने अभी भी उसके चारों ओर का नजारा धुंधला कर रखा था, फिर भी यह उसे इस पल का आनंद लेने से नहीं रोक सका। उसकी त्वचा पर बूंदों का झुंझुनाहट, बर्फीली हवा और हवा में छाई नमी, यह एकदम सही था। उसकी सूंघने की क्षमता एक अजीब फिर भी सुखद गंध से भर गई थी, जो उसके दाईं ओर और भी तीव्र हो गई थी। उसने उस दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन वह फिसल गया और एक ढलान पर लुढ़क गया। उसे कुछ खरोचे और कीचड़ से सना हुआ शर बड़ी ही र मिला। यह एक छोटी सी कीमत थी, क्योंकि गिरने के अंत में उसका इंतजार कर रहा था। उसके सामने विशाल संरचनाएं थी। वे पेड़ थे। यून वू ने कभी भी पेड़ों को सामने से नहीं देखा था। उसे मुस्कुराने का समय नहीं मिला। उसे अपनी उंगली पर एक चुभन महसूस हुई, जिससे वह नीचे देखने लगा। उसके सामने एक अजीब जीव खड़ा था, जो अपने आकार, रंग और शरीर की बनावट में एक जेलीफिश जैसा था। इसकी आंखें भी खरगोश जैसी बड़ी थी और इसके अंग जड़ों जैसे थे। अजीब जीव कांप उठा और यून वू का खून उसके अनबूटे से जड़ों तक बहने लगा। इस क्रिया से उसे दर्द नहीं हुआ, इसके विपरीत ये सुखद रूप से झुंझुनी जैसा महसूस हुआ। अचानक एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज हवा में गूंज उठी। यून वू चौंक गया और सहज रूप से पीछे हट गया। उसी क्षण जीव उसकी आंखों के सामने बिखर गया। उसने एक हल की भाप और जड़ों के बीच झूले हुए अपने खून का एक निशान छोड़ दिया। यून वू डरकर पीछे मुड़ा और राइस को खोजा। उसने जीव को गोली मार दी थी। क्या इसने तुम्हें छुआ? राइस ने अपनी बंदूक नीचे कर दी और यून वू की ओर भागा। तुम्हें अपना मुखौटा उतारने की जरूरत नहीं थी। उद्धरण चिन्ह। यून वू ने राइस को अनदेखा कर दिया। और भी जीव उसके पीछे एक लॉग पर रेंग रहे थे। वे बहुत ज्यादा थे और उनकी हरकतें अब गुप्त नहीं थीं। उसे लगा कि वे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। राइस ने जल्दी से यून वू के अंगूठे पर काटे हुए हिस्से की जांच की। माथे पर शिकन पड़ गई। फिर उसने अपनी एक बांह यून वू के घुटनों के चारों ओर और दूसरी उसकी पीठ के चारों ओर लपेटी और आसानी से उसे अपनी छाती से लगा लिया। यून वू को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला था, इससे पहले कि राइस ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। वे आगे बढ़ते हुए यून वू ने आसमान की ओर देखा, जो कोहरे के छत्ते ही खुद को प्रकट करने लगा था। जब तक उसे एहसास हुआ, तब तक वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके थे। एक घर जिसमें विशाल खिड़कियां थीं, जो लगभग पूरी संरचना को ढांक लेती थीं। यह एक कांच के बक्से जैसा था। राइस कमरे में घुस गया, सीढ़ियां चढ़ते हुए और कैलान को नजरअंदाज करते हुए, जो तहखाने में बक्से ले जा रहा था। राइस यून वू को गलियारे में आखिरी दरवाजे तक ले गया, एक सफेद टाइल वाला कमरा जिसमें सिंक के ऊपर एक बड़ा दर्पण और हवा में कीटाणुनाशक की हल्की गंध थी। यह एक बाथरूम था। राइस ने यून वू को बाथटब के किनारे पर बैठा दिया, इससे पहले कि वह जल्दी से सिंक का दराज खोलता और हताश होकर उसमें कुछ ढूंढने लगता। आखिरकार उसने एक छोटी कांच की बोतल और एक सिरिंज निकाली। स्थिर रहो, उसने इंजेक्शन तैयार करते हुए आदेश दिया। जैसे ही वह दवा का इंजेक्शन लगाने वाला था, रोंडिये कमरे में घुस गया और राइस पर झपट पड़ा, जिससे सिरिंज गिर गई। हालांकि रोंडिये के हाथ उसके सामने बंधे हुए थे और उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, फिर भी वह धमकाने वाला लग रहा था। कोई रसायन नहीं, उसने सिरिंज पर पैर रखते हुए कहा। उसके पीछे कैलान और जे के जल्दबाजी में चलने की आवाजें सुनाई दी, जो बाथरूम में घुसने पर डॉक्टर को फर्श पर टिका दिया। मैंने तुमसे उसे तहखाने में रखने के लिए कहा था। राइस चिल्लाया। मैं तुम्हें अपने सारे शोध को बर्बाद नहीं करने दूंगा। उसे उन उत्परिवर्ती जानवरों में से एक ने काट लिया है। तो क्या वह एक एस्पर है? ड्रग्स उसे उत्परिवर्ती जानवरों के जहर से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। रोंडिये ने यून वू पर नजर डाली और माथे पर शिकन पड़ गई। मुझे बताओ कि उसने एंटीसेप्टिक स्नान के बाद अपना मुखौटा उतारा। राइस ने अपना चेहरा थप्पड़ मारा और निराशा में सिर हिलाया, जिससे रोंडिये को एक नाराजगी भरी नजर मिली। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कह पाता, राइस ने अपना हाथ हिलाया और कैलान उसे बाथरूम से बाहर घसीट ले गया। जे चुपचाप पीछे पीछे गया, हस्तक्षेप नहीं किया। मुझे माफ कर दो कि मैंने आज्ञा नहीं मानी। यून वू ने तब फुसफुसाया जब वे अकेले थे। नहाओ, राइस ने बेमन से जवाब दिया। तुम्हारा कमरा बाईं ओर है। और फिर उसने उसे अकेला छोड़ दिया। अपने कपड़े हटाने के बाद यून वू ने सावधानी से शॉवर हेड चालू किया और गर्म पानी की एक धारा उसकी पीठ पर उतरी। वह सहजता से पीछे हट गया। तापमान से हैरान था, लेकिन फिर वह स्थिर हो गया। पानी की गर्माहट उसकी त्वचा पर एक सहलाने जैसी नरम और स्थिर, धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों में जमा तनाव को पिघला रही थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी को अपने बालों, अपने माथे, अपनी पलकों को भिगोने दिया, उसके चेहरे से नीचे बहने दिया, जैसे कि उसकी थकान को धो रहा हो। यह एक सुखदायक अनुभूति थी। वह नम दीवार के सहारे झुक गया, समय के बारे में नहीं सोच रहा था, किसी भी चीज के बारे में चिंता नहीं कर रहा था। वह बस वही रहना चाहता था, भाप को हवा में भरते हुए और गर्माहट को अपने चारों ओर फैलते हुए महसूस कर रहा था। उसे यह पसंद आया, जितना वह कल्पना कर सकता था उससे कहीं ज्यादा। और इसलिए उसने मिनटों को बीतने दिया, गर्म पानी के नीचे गतिहीन। राइस बाद में साफ सूखे कपड़ों के एक सेट के साथ आया। इस पोशाक में एक लाल टी शर्ट, एक ग्रे स्वेटशर्ट, मिलान वाली सूती पैंट और सफेद मोजे शामिल थे। उसके पास जूते की एक नई जोड़ी भी थी, काले स्नीकर्स। यून वू ने भ्रम में फीतों को देखा। उसने पहले कभी इस तरह के जूते नहीं पहने थे और इसलिए उन्हें बांधना नहीं जानता था। कई असफल प्रयासों के बाद उसने फीतों के सिरों को अपने जूतों के अंदर छिपा दिया, इस उम्मीद में कि इस तरह कुछ भी ढीला नहीं होगा। फिर वह खड़ा हो गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कमरा साधारण था। सफेद दीवारें सजावट से खाली थीं और एक छोटी मेज के बगल में केवल एक नीचा बिस्तर था, जिसमें कोई दराज नहीं थी, कोई लैंप, पर्दे या कोई अन्य सजावट नहीं थी। एकमात्र दिलचस्प चीज पेड़ों के ऊपर दिखने वाली विशाल खिड़की थी। यून वू बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, अपने घुटनों पर हाथ रखे चुपचाप कमरे का निरीक्षण कर रहा था।
उसे विचलित करने के लिए कुछ भी नहीं था जो उसका ध्यान आकर्षित करे। उसने कई मिनटों तक अपने सामने खिड़की को देखा, विशेष रूप से कुछ भी नहीं सोच रहा था। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए या क्या कोई उसे ढूंढने आएगा। आखिरकार वह खड़ा हो गया। उसके कदम पहले धीमे थे, जैसे कि हिचकिचा रहे हों। फिर वह उत्सुकता और स्थिर रहने की जरूरत के मिश्रण से प्रेरित होकर दरवाजे को पार कर गया और बाहर निकल गया। उसे राइस को खोजने और उससे अपने जूते की फीते बांधने में मदद करने के लिए कहने की उम्मीद थी, लेकिन उसे वह नहीं मिला। न ही उसे कैलान या जे मिले। तो वह सीढ़ियों से नीचे गया और गलियारे से एक कमरे तक गया जिसमें एक मेज और कई कुर्सियां थीं। वे तीनों वहां थे, धीमी आवाज में बात कर रहे थे, जैसे कि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें सुना जाए। यूनवू प्रवेश द्वार पर रुक गया। किसी ने भी उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, या यदि उन्होंने किया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे लगा कि वह जगह से बाहर है, तो वह बिना कुछ कहे पीछे मुड़ा और घर के चारों ओर घूमना जारी रखा। तभी उसने एक परिचित गंध को महसूस किया, वही जिसे उसने जीव को खोजने पर सूंघा था। यह एक निचले स्तर से आ रही थी, तहखाने जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं था। कमरा मंद था, गलियारे से छनकर आने वाली रोशनी से मुश्किल से ही प्रकाशित था। यह अव्यवस्था में ढेर किए गए बक्सों से भरा था, जो लगभग पूरी जगह घेर लेते थे। एक कोने में छाया से लगभग छिपा हुआ रोंडिये था। वह एक छोटी लकड़ी की बेंच पर बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था, उसके हाथ उसकी गर्दन के पीछे बंधे हुए थे, एक मोटी जंजीर से जकड़े हुए थे जिसने उसे स्थिर रखा था। यूनवू एक कदम पीछे हट गया, घबरा गया। उन्होंने उसे ऐसे क्यों रखा था? रोंडिये ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें कुछ कठिनाई के साथ यूनवू पर केंद्रित हुई, लेकिन बिना किसी आश्चर्य के। उसने एक बार पलक झपकाए और फिर से, जैसे कि यह सुनिश्चित कर रहा हो कि यह एक मतिभ्रम नहीं था। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने कर्कश रूप से फुसफुसाया। फिर रोंडिये की आंखें एक गहरे बैंगनी रंग में चमक उठी, जिससे कमरे की मंदता रोशन हो गई। उसी समय एक सूक्ष्म तीखी सुगंध हवा में भर गई, जो यूनवू के लिए एक अजीब फिर भी परिचित मिश्रण थी। यह उसी क्षण था कि उसके दिमाग में सब कुछ क्लिक हो गया। रोंडिये एक गाइड था। यह अध्याय 12 द वर्ड शून्यता है। रोंडिये की आंखें हमेशा ऐसी नहीं थीं, और वह हमेशा ऐसे नहीं बोलता था जैसे उसके शब्द किसी अदृश्य दीवार को भेद सकते हैं। एक समय था, बहुत पहले, जब वह किसी भी दूसरे बच्चे की तरह था। एक खुशहाल बच्चा। वह अपनी माँ के साथ पूरब की ओर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उसकी माँ एक लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करती थी, और भले ही उनकी तनख्वाह ऐशो आराम के लिए काफी नहीं थी, वे किसी तरह गुजारा कर लेते थे। उनकी दुनिया सरल लग रही थी, लेकिन उसके सरनेम उपनाम का एक ऐसा भार था जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझता था। उसकी माँ ने कभी भी उसके पिता के बारे में बात नहीं की। रोंडिये बस इतना जानता था कि उसके पिता एक शानदार वैज्ञानिक थे जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद रोंडिये के बहुत बड़े सौतेले भाई बहन, उसी आदमी और एक दूसरी महिला के बच्चे उसके जीवन में आने लगे। पहले वे कभी कभार ही छोटे से अपार्टमेंट में मिलने आते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसकी माँ का विश्वास जीत लिया और उन्हें रोंडिये के साथ बाहर जाने की इजाजत मिल गई। उसकी माँ की जानकारी के बिना उसे गुप्त प्रयोगशालाओं में ले जाया गया, जहां परीक्षण, जेनेटिक विश्लेषण और दवाएं शुरू हुई। उसमें इलेक्ट्रोड लगाए गए, विभिन्न उत्तेजनाओं के प्रति उसकी न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं को मापा गया और उसे संवेदी अलगाव कैप्सूल, सेंसरी आइसोलेशन कैप्सूल्स में रखा गया। उन्होंने उसे समझाया कि यह सब उसकी भलाई के लिए है, कि अगर वे उसे सरकार से बचाना चाहते हैं तो उन्हें यह सब गुप्त रूप से करना होगा। उन्होंने उसे यह भी बताया कि उसमें एक गाइड बनने की क्षमता है, लेकिन वह क्षमता पर्याप्त नहीं थी। उन्हें उसके शरीर को बदलना पड़ा। रोंडिये नहीं समझ पाया कि इसका क्या मतलब है। वह बस इतना जानता था कि इसमें दर्द होता है, बहुत दर्द। लगभग 5 सालों तक उसका शरीर उन प्रयोगों के लिए परीक्षण का मैदान बना रहा जिन्हें उसका परिवार राज्य की अनुमति के साथ नहीं कर सकता था। उन्होंने उसकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में बदलाव किए, उसकी सहानुभूति क्षमता, एम्पैथिक कैपेसिटी को संशोधित किया और यहां तक कि मानसिक धाराओं, साइकिक करंट्स से जुड़े स्पष्ट सपनों, लूसिड ड्रीम्स को प्रेरित करने की कोशिश भी की। तभी उसे द वॉर्ड यानी शून्यता महसूस होने लगी। उसके सीने में एक तरह का खालीपन जो कभी दूर नहीं हुआ, एक ऐसा खालीपन जिसने उसे हर समय अधूरा और दुखी महसूस कराया। जब वह 14 साल का हुआ तो प्रयोग अचानक बंद हो गए। उसे यह नहीं बताया गया कि क्यों। वह सिर्फ इतना जानता था कि रातों रात उसे ब्लैकवुड को सौंप दिया गया था। वह आदमी उस सुविधा केंद्र पर आया जहां उसे रखा गया था और बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे ले गया। उसके सौतेले भाई बहनों ने बस उसे इतना बताया कि यह एक भेंट थी, सर्वोच्च सत्ता के प्रति वफादारी दिखाने और ली परिवार की योजनाओं के बारे में संदेह से बचने का एक तरीका। उसकी चुप्पी के बदले में उसे सिर्फ एक गारंटी दी गई कि उसकी मां अभी भी जिंदा रहेगी। तब से रोंडिये सरकार की निगरानी में रहने लगा, पहले एक साधारण नागरिक के रूप में, फिर रिसर्च सेंटर में एक कर्मचारी के रूप में। बाहरी रूप से वह बाकी सभी से अलग नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह एक टिक टिक करता हुआ टाइम बम था, कि उसके अंदर कुछ अस्थिर, अधूरा और कृत्रिम था। सालों तक वह अपने आप में ही रहा। उसके कोई दोस्त नहीं थे, वह जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह दूर रहना चाहता था, बल्कि छोटी ही इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि कोई भी गलती उसे उस अकेली जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ सकती है जिसकी उसे सचमुच परवाह थी, उसकी मां की जिंदगी। ब्लैकवुड को उसकी स्थिति पर शक नहीं था, कम से कम यकीन के साथ तो नहीं। इसीलिए उसे अदृश्य रहना पड़ा। लेकिन फिर उसने यूनवू को देखा। उसने उसे पहली बार निगरानी कैमरों में से एक के माध्यम से देखा। किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी, यहां तक कि डॉक्टर भी ठीक से नहीं जानते थे कि वह क्या था। लेकिन रोंडिये ने जैसे ही उस पर नजर डाली, वह जान गया। यूनवू एक एस्पर था, एक ऐसा जिससे रोंडिये जुड़ सकता था। उस दिन से रोंडिये ने गुप्त रूप से जांच करना शुरू कर दिया। उसने रिपोर्टें चुराई, पुराने रिकॉर्डों की तुलना की, यहां तक कि सिस्टम के एन्क्रिप्टेड अंशों तक भी पहुंचा। ये सब ये पुष्टि करने के लिए कि यूनवू उसके लिए एक सही जोड़ी था। अपने जीवन में पहली बार वह खालीपन भरता हुआ लग रहा था, भले ही केवल कुछ सेकंड के लिए ही सही। उसका काम अब एक असहनीय दिनचर्या नहीं रहा।
वह कंटेनमेंट जोन के पास के गलियारों से गुजरने के बहाने खोजने लगा। वह दूर से ही यूनवू को देखता, ये कल्पना करता कि उससे बात करना या उसका हाथ छूना कैसे होगा। उसने महीनों तक योजना बनाई कि उसके पास कैसे पहुंचा जाए और खुद को दिए बिना उसकी स्थिति का खुलासा कैसे किया जाए, क्योंकि अगर सरकार को पता चला कि वह एक गैर पंजीकृत गाइड था और आखिरी एस्पर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। फिर रायस आया। शुरू में रोंग ये ने उसे खतरा नहीं माना, वह बस यूनवू की रखवाली के लिए तैनात एक और सैनिक था। लेकिन बदलाव तुरंत हुआ। यूनवू ने उसकी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। वह उसकी मौजूदगी में शांत हो गया, उसकी आंखों से उसका पीछा करता, यहाँ तक कि उसकी संगति में मुस्कुराता भी था। रायस एक गाइड नहीं था, लेकिन ये साफ था कि वे एक बंधन बना रहे थे, और उस निश्चितता के साथ ही डर और जलन भी आए। अगर यूनवू किसी और के साथ जुड़ गया तो कोई वापसी नहीं होगी। रोंग ये न केवल पूरा होने का मौका खो देगा, बल्कि वह बंधन उसे हमेशा के लिए अस्वीकार कर देगा। तब से रोंग ये ने सोना बंद कर दिया। उसने अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खोना शुरू कर दिया और लक्षण वापस आ गए। माइग्रेन, बुरे सपने और भावनात्मक उतार चढ़ाव। वह प्रत्याशित हो गया। उसकी टीम को उस पर शक हुआ। उन्होंने उस पर करीब से नजर रखनी शुरू कर दी। वह अब दूर से भी यूनवू के पास नहीं जा सकता था, बिना शक का पैदा किए। हर बार जब वह रायस और यूनवू को एक साथ देखता तो उसके अंदर कुछ फट जाता था। फिर भी वह कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अगर वह बोलता, अगर वह गाइड के रूप में अपनी जगह का दावा करने की कोशिश करता तो उसे एक गद्दार माना जाता और उसकी माँ इसके परिणामों से नहीं बच पाती। तो वह चुप रहा और इंतजार करता रहा। जब यूनवू और रायस पर बुचेस द्वारा घात लगाकर हमला किया गया तो रोंग को एक अवसर दिखा। वह जानता था कि यूनवू कमजोर होगा और अगर वह उस तक पहुंच सकता है, अगर वह थोड़ी सी भी तालमेल सिंक्रोनिसिटी स्थापित कर सकता है तो शायद बंधन अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल हो जाएगा। उनके बीच कोई और नहीं रहेगा, न रायस, न ब्लैकवुड, न ही अतीत। हालांकि इससे पहले कि वह कोशिश भी कर पाता, रोंग को कैलन ने पकड़ लिया और बेहोशी की हालत में कांच के घर में ले जाया गया। उसे यूनवू के पास मत आने देना, रायस ने कैलन को आदेश दिया जब उसे तहखाने में जंजीरों से बांधा गया था। रोंग ने अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की। वह क्या कह सकता था कि वह कोई खतरा नहीं था, कि उसने अपनी पूरी जिंदगी यूनवू जैसे किसी का इंतजार करते हुए बिताई थी। और जब वह आखिरकार उसकी पहुंच में था तो उसे फिर से उससे छीन लिया गया। तो वह एक बार फिर चुप रहा। तहखाना नम और ठंडा था। जब भी वह हिलने की कोशिश करता तो जंजीरें उसकी त्वचा में धंस जाती थीं। कोई भी उससे बात करने के लिए नीचे नहीं आया। वे बस उसे देखते रहे। फिर उसने उसे महसूस किया। पहले हवा में एक हल्की सी कंपन, फिर कदमों की आहट। रोंग ने अपना सिर उठाया और वह वहीं था। यूनवू दहलीज के सामने खड़ा, उसकी आंखें चौड़ी और उसका सीना फूल रहा था, जैसे कि कुछ उसे उस जगह पर ले आया हो। जैसे वह उसे महसूस कर सकता था। रोंग ने अपनी सांस रोक ली। वह नहीं जानता था कि यूनवू उसकी मदद करने आएगा या उसे खत्म कर देगा। अध्याय 13। ठीक है, मैं जल रहा हूँ। रायस ने तुरंत बात नहीं की। उसने अपने दोनों हाथ डाइनिंग टेबल की चिकनी सतह पर रखे और गहरी सांस ली। इसलिए नहीं कि उसकी सांस फूल रही थी, बल्कि इसलिए कि वह जो कहने वाला था उसे हल्के में नहीं कहा जा सकता था। रिसर्च सेंटर में जो हुआ वह सामान्य नहीं था, उसने आखिरकार कहा। कैलन ने ऊपर देखा। क्या आप बुचेस के साथ हुई घटना का जिक्र कर रहे हैं? रायस ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यूनवू के साथ जो हुआ उसके बारे में ज्यादा। उसने उन्हें रोका था, हैन्ना। जे ने माथे पर बल डाला। लेकिन उसने उन्हें छुआ नहीं था। रायस ने फिर से आह भरी। उसने शब्दों का पूर्वाभ्यास किया था, लेकिन उन्हें जोर से कहना अलग था। उसने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं किया। वह बस वहां था, उन्हें देख रहा था। क्या आप कह रहे हैं कि किसी और ने उन्हें मारा? कैलन ने अविश्वास में पूछा। नहीं, रायस ने नीचे देखा। जब यूनवू ने बुचेस की तरफ देखा तो वे मरकर गिर गए, लेकिन जब ऐसा हुआ यूनवू को ऐंठन हुई, जैसे कि कुछ उसे अंदर से फाड़ रहा हो, और फिर वह अलग लग रहा था, जैसे कोई और इंसान हो। क्या आप कह रहे हैं कि उसने उन्हें मारा बिना उन्हें छुए भी? जे ने पूछा, डरे हुए से ज्यादा उत्सुक होकर। मैं यही कह रहा हूँ, रायस ने गंभीरता से जवाब दिया। लेकिन यही वह बात नहीं थी जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। मुझे उसकी अभिव्यक्ति ने बेचैन कर दिया। उसमें कोई गुस्सा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस खालीपन था। कैलन ने निगल लिया। यूनवू हिंसक व्यक्ति जैसा नहीं लगता, उसने कहा। वह आसानी से गुस्सा हो जाता है। और अब आप कह रहे हैं कि वह अपने दिमाग से मार सकता है? रायस सीधा खड़ा हो गया, अपनी बाहें मोड़ते हुए। मैं बस इतना जानता हूं कि यह सामान्य नहीं था, यहां तक कि एक एस्पर के लिए भी नहीं, और यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा बर्ताव किया था। जे ने सिर झुकाया। क्या उसने पहले भी किसी को मारा है? रायस झिझका, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब समय आ गया है। वह जो जानता था उसे और छिपा नहीं सकता था। रोंग ने मुझे सेल में जाने से पहले बताया था, उसने धीमी आवाज में शुरू किया। जाहिर है, जब यूनवू रिसर्च सेंटर में आया था तो कुछ गाइड्स ने उस पर हमला किया था। वे नहीं जानते थे कि वह एक एस्पर है। उन्होंने बस सुविधाओं में एक खोया हुआ बच्चा देखा और सोचा कि वे उसे चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यूनवू के खुद का बचाव करने के बारे में नहीं सोचा। रोंग कहता है कि यह कुछ जंगली, लगभग पशु जैसा था। हर जगह खून और आते थी। और अब हमारी बारी है। बहुत बढ़िया, जे ने मजाक उड़ाया। मुझे नहीं लगता कि यूनवू हमें चोट पहुंचाएगा। इसके विपरीत रोंग यही वह है जो उसे मारना चाहता है, और न केवल उसे बल्कि हमें भी। रोंग कैलन अचानक सीधा हो गया। वह ऐसा नहीं करेगा। उससे निपटना मुश्किल है, हाँ, लेकिन वह राक्षस नहीं है। और आपको ये कैसे पता? रायस ने कठोरता से जवाब दिया। मैंने उससे बात की है, कैलन ने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। वह उतना बुरा नहीं है जितना आप सोचते हैं। रायस ने उसे ध्यान से देखा। क्या आप उस पर इतना भरोसा करते हैं कि यह सुनिश्चित कर सके कि वह हमें खतरे में नहीं डालेगा? कैलन ने अपने होंठ दबाए। जे ने तनाव भड़कने से पहले बीच में दखल दिया।
मुझे वह पसंद है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। वह सीधा साधा है, कभी कभी कठोर लेकिन हिंसक नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसे एक पागल कुत्ते की तरह तहखाने में बांधकर रखना सही है। रायस जवाब देने वाला था जब किसी चीज ने उसे रोक दिया। गलियारे से एक हल्की चरमराने की आवाज आई। सब शांत हो गए। रायस एक ही हरकत में खड़ा हो गया, एक हाथ पहले से ही अपने हथियार के हैंडल पर था। आवाज नीचे से आई थी। वह खामोश कदमों से डाइनिंग रूम को पार कर गलियारे में गया, जहां एक लाइट बल्ब दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयां फेंक रहा था। वह सावधानी से सीढ़ियों से उतरा और जब वह सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंचा तो वह वहीं रुक गया। तहखाने का दरवाजा खुला था और अंदर जाने पर उसने पाया कि यून वू वहां खड़ा था, ठीक रोन ये के सामने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आश्चर्य है, मैंने अभी अभी उससे कहा कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए, रोनगिए ने मजाक उड़ाते हुए कहा। रायस ने उसे नजरअंदाज किया। मैं चाहता हूँ कि आप रोनगिए को छोड़ दें, यून वू ने जवाब दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, रायस ने कहा। उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की। मुझे याद है, यून वू ने जवाब दिया। और मुझे याद है क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। रायस ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आ गया था। मुझे रायस से सहमत होना पसंद नहीं है, लेकिन वह सही है, रोनगिए ने कहा। चुप रहो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। रायस ने रोनगिए को घूर कर देखा। मैं उसे अब तहखाने में नहीं चाहता, यून वू ने जोर दिया। वह दुश्मन नहीं है, वह बस टूटा हुआ है, मेरी तरह। हम उसे पूरब के पंख वाले कमरे में रख सकते हैं। जे रायस के पीछे दिखाई दिया। वह बंद है, वह हमारे ध्यान दिए बिना भाग नहीं सकता। मैं उस पर नजर रख सकता हूँ, कैलन ने तुरंत जोड़ा। रायस ने अपनी कनपटी पर मालिश की। अब कैलन और जे की छिपकर बातें सुनने की आदत से हैरान नहीं था, लेकिन यह अभी भी परेशान करने वाला था। उसने अपनी नजर रोनगिए की ओर मोड़ी, जो अभी भी कोने में बेजान खड़ा था, जहां अंधेरे ने उसे लगभग एक सिलहुट बना दिया था। रोनगिए असभ्य था, सरासर क्रूर था, लेकिन उसने उसे किसी का और चोट पहुंचाते हुए नहीं देखा था। इसके विपरीत उसने उसे सेंटर के तकनीशियनों के मजाक, तिरछी नजरें, उन छिपी हुई टिप्पणियों को सहते हुए देखा था जो उसे इंसान से कमतर करने की कोशिश करती थी। और रोनगिए ने कभी जवाब नहीं दिया था, कम से कम हिंसा के साथ तो कभी नहीं। अगर रोनगिए सचमुच एक खतरा होता तो वह पहले ही फट चुका होता, और अगर वह कभी बन भी गया तो वह उसे रोकने के लिए काफी मजबूत था। रायस ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, मैं उसे ऊपर लाऊंगा, लेकिन केवल तभी अगर कैलन उस पर नजर रखे। और अगर तुम, उसने यून वू की ओर देखा, उससे दूर रहो। यून वू ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। कैलन खुशी खुशी रोनगिए के पास पहुंचा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भूल जाओ, मैं तहखाने में ही रहना चाहता हूँ। रोनगिए ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम सच में नम चूहों से भरे तहखाने में रहना चाहते हो? जे ने पूछा। चूहे? रोनगिए की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, बहुत बड़े बड़े चूहे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रोनगिए ने आह भरी। जब सब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे तो रायस सबसे आखिरी में था। उसने एक पल के लिए यून वू को देखा और फिर उसके पेट में एक दर्द उठा। ये चिंता नहीं थी, ये जलन थी। उसे यून वू का रोनगिए का बचाव करना पसंद नहीं आया। उस पल रायस को एहसास हुआ कि वह सिर्फ यून वू को रोनगिए से बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसे दूर भी रखना चाहता था ताकि वह उससे प्यार न कर बैठे। अध्याय 14, उसे एक बंधन की जरूरत है। रायस, कैलन और जे ने फैसला किया था कि वे उन छोटे म्यूटेंट जानवरों के मांस पर जिंदा रहेंगे जिन्हें वे पकड़ सकते थे। वे कैलन को रसोई से दूर रखेंगे, वह एक बहुत बुरा रसोईया था। जे शिकार की खाल उतारेगा और रायस उसका शिकार करेगा। उस दोपहर रायस अपने कंधे पर राइफल टांगे घर के चारों ओर घूम रहा था, झाड़ियों की सबसे छोटी आवाज भी सुन रहा था। वह जानता था कि एक विचित्र प्रकार का म्यूटेंट खरगोश इस इलाके में छिपा हुआ था और उसे उम्मीद थी कि रात होने से पहले वह कम से कम 3 को पकड़ लेगा। झाड़ियों में एक हल्की सरसराहट की आवाज ने उसे रोक दिया। वह थोड़ा नीचे बैठा, अपनी सांस रोककर। वह अभी भी कोई साफ हरकत नहीं देख पा रहा था और एक और जहरीले म्यूटेंट को शूट करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसे ही उसने घर के कोने से मुड़ा, उसने एक परछाई को एक झाड़ी के बगल में बैठा देखा। उसने माथे पर बल डाला। वह यून वू था। रायस चुपचाप पास गया, लेकिन जब उसने देखा कि लड़का क्या पकड़े हुए था तो वह वहीं रुक गया। एक म्यूटेंट खरगोश। जानवर जिंदा था और उसकी छाती से सटा हुआ था। उसकी खोपड़ी से छोटी छोटी टहनियां निकली हुई थीं, जो गुलाबी फूलों से ढकी हुई थीं, जैसे कि उसके सींग उगाए हों। मुझे दे दो, रायस ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। यून वू ने बिना हिले डुले अपनी आंखें सनकरी की। क्यों? हमें उसे खाने की जरूरत है। यून वू ने जानवर की ओर देखा, जो उसकी उंगलियों के नीचे थोड़ा कांप रहा था। फिर उसने सिर हिलाया। वह जिंदा है। रायस ने अपनी बेचैनी छिपाने की परवाह न करते हुए एक हल्की सी चीख भरी। यह एक म्यूटेंट है, इससे लगाव करने लायक नहीं है। वह म्यूटेंट नहीं है, वह एक खरगोश है। यून वू ने खरगोश को और कसकर पकड़ लिया, जैसे कि यह उसे दुनिया से बचाने के लिए काफी होगा। रायस को समझ नहीं आया कि उसे इस बारे में चिंता करनी चाहिए या नहीं। शुरुआत में यून वू बहुत डरा हुआ था, लेकिन जब से उसे रिसर्च सेंटर से बाहर निकाला गया था, वह अब किसी भी चीज से नहीं घबराता था। अब खरगोश ऐसे ही होते हैं, रायस ने जवाब दिया। क्यों? आनुवंशिक प्रयोग। रायस ने राइफल को थोड़ा नीचे किया और एक पेड़ के तने से टिक गया। जब महामारी फैली तो इसने हर उपजाऊ चीज को खत्म कर दिया। उसने यून वू की ओर देखे बिना जारी रखा। पौधों, जानवरों, इंसानों, कोई भी जीव जो प्रजनन करने में सक्षम था, उसे निशाना बनाया गया था। ये जनसंख्या नियंत्रण वायरस था, लेकिन ये बेकाबू हो गया। 1 साल से भी कम समय में पारिस्थितिकी तंत्र ढह गया। लोगों ने बच्चे पैदा करना बंद कर दिया और फसलें उगना बंद हो गईं। वह रुक गया। यून वू ने कुछ नहीं कहा। प्रयोगशालाओं ने प्रतिरोधी प्रजातियों को आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया, रायस ने धीरे से समझाया। वे भोजन के स्रोत बनाना चाहते थे जो वायरस से बच सके, लेकिन वे इतनी बार असफल हुए कि कोई नहीं बता सकता था कि क्या बचा हुआ प्राकृतिक था या प्रयोगों का पर। छोटी नाम। कुछ जानवर अपने आप म्यूटेट हो गए, कुछ परीक्षण केंद्रों से भाग गए,
इस तरह के खरगोश वे हाइब्रिड हैं, पूरी तरह से जंगली नहीं, पूरी तरह से इंजीनियर नहीं। यून वू ने खरगोश के सिर को सजाने वाली फूलों वाली टहनियों को सहलाया। उसकी सांसें शांत थीं, लेकिन उसकी आंखें सवालों से भरी थीं। तो वे केवल इसलिए मौजूद हैं क्योंकि किसी ने उन्हें खाने के लिए बनाया है। वे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वे बच गए, रायस ने थोड़ी थकी हुई आवाज में कहा। ठीक हमारी तरह। खरगोश यून वू की बाहों में और सट गया, बिना कोई आवाज किए। लेकिन अगर हम उसे नहीं खाते तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, रायस ने धीरे से जोड़ा। यून वू ने अपने होंठ दबाए, जैसे कि सच्चाई उसे अंदर से फाड़ रही हो। शायद कोई और तरीका है, उसने बुदबुदाया। रायस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस वहां खड़ा रहा, उसे देखता रहा। हम किसी और तरीके को चुनने की स्थिति में नहीं हैं, यून वू। हम जैसे भी हो सके जिंदा रहते हैं। तुम भी व्हाइट सूट वाले लोगों की तरह बर्ताव करते हो। किन लोगों की तरह? जिन्होंने हमें उस सेल में बंद कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। मेरी उन लोगों से तुलना मत करो, रायस ने कहा, उसका जबड़ा भींच गया था। मैं तुम्हारी तुलना नहीं कर रहा हूं, यून वू ने जवाब दिया। खरगोश को अभी भी अपनी बाहों में लिए खड़ा हो गया। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मारना ठीक है सिर्फ इसलिए क्योंकि यह व्यावहारिक है, तो तुम भी उसी रास्ते पर हो। रायस उसकी ओर एक कदम बढ़ा। और तुम क्या सुझाव देते हो? कि हम उसकी देखभाल करें, कि हम उसे वह थोड़ा सा भी दे जो हमारे पास है, जबकि तुम भूखे मर रहे हो क्योंकि तुम उसे खाना नहीं चाहते। मैं ये सुझाव देता हूं कि हम अपनी मानवता का जो कुछ भी बचा है उसे न खोएं। मानवता? रायस ने अविश्वास से हंसा। मानवता महामारी के साथ ही मर गई। ये, उसने जंगल और अपनी राइफल की ओर इशारा करते हुए कहा, बस यही बचा है। तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। यून वू ने जवाब का इंतजार किए बिना मुड़ा और घर में वापस चला गया, खरगोश को एक नाजुक रहस्य की तरह अपनी छाती से चिपकाए हुए। रायस ने उसे दूर जाते हुए देखा, उसके कंधे अकड़े हुए थे और उसकी चाल दृढ़ थी। उसके अंदर कुछ सिकुड़ गया। वह उसे बुलाना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि वह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी राइफल को अपने कंधे से बांधा और खरगोशों की तलाश में अकेले जंगल में चला गया। यून वू ने जो खामोशी पीछे छोड़ी थी, वह भूख से ज्यादा दुखदाई थी। कुछ घंटों बाद हर कोई डाइनिंग रूम में इकट्ठा हो गया था, यहाँ तक कि रोंड ये भी। दुर्भाग्यवश कैलन ने खरगोश का मांस लिया था और उससे एक स्टू बना दिया था। जे और रायस मुश्किल से ही खाने को छू रहे थे, अपनी प्लेटों में उसके साथ खेल रहे थे। सच में, तुम तो बिल्कुल बच्चे हो, रोंड ने जवाब दिया जैसे ही उसने एक और अपने मुंह में लिया। पूरी मेज उसे चबाते हुए, अपनी चम्मच नीचे रखते हुए, कुछ सेकंड के लिए अपनी प्लेट को घूरते हुए और फिर एक गिलास पर आनी गटकते हुए देखती रही। चूंकि तुम्हें ये बहुत पसंद आया, तुम मेरा हिस्सा ले सकते हो, रायस ने मजाक उड़ाया। भाड़ में जाओ। अरे, मैंने बहुत सुधार किया है, कैलन ने खुशी से कहा। मैं डिब्बाबंद सूप का एक कैन ले आऊंगा, जे ने आखिरकार कहा, खड़े होते हुए। अरे, यह कोई बड़ी बात नहीं है, कैलन ने शिकायत की। 2 ले आना, रायस ने जोड़ा। 3 ले आना, जब तक कि तुम मुझे भूखा नहीं मारना चाहते, रोंड ने टिप्पणी की जैसे ही उसने एक नैपकिन से अपना मुंह पोंछा। यून वू चुपचाप मेज पर चल रहे हंगामे को देख रहा था क्योंकि वह स्टू सावधानी से खा रहा था। इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट था। बेशक उसे नहीं पता था कि यह खरगोश का मांस था। तुम्हें इसे खाने की जरूरत नहीं है, रायस ने यून वू से कहा। वो सच में अच्छी खाना पकाने की सराहना करता है, कैलन ने गर्व से कहा। रायस ने उस पर एक क्रम्पल्ड नैपकिन फेंका। रिसर्च सेंटर में जो मैश वो परोसते हैं, उसकी तुलना में तो मिट्टी भी एक चमत्कार है। इसका स्वाद सच में अच्छा है, यून वू ने कहा जैसे ही उसने कैलन को और खाने के लिए अपनी प्लेट दी। मैंने कहा था ना, कैलन ने रायस की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अपनी सीट पर खिलखिला रहा था। जब उसने प्लेट को वापस धकेलने की कोशिश की तो यून वू की उंगलियां उसे पकड़ नहीं पाईं। वह उसके हाथों से फिसल गई। एक सेकंड बाद उसका शरीर लड़खड़ाया और वह बिना तारों वाली कठपुतली की तरह फर्श पर गिर गया। उसके होंठ गहरे बैंगनी हो गए थे। उसकी पहले से ही पीली त्वचा अब एक बीमार सफेद रंग की लग रही थी और उसका तापमान तेजी से गिर रहा था, जैसे कि किसी चीज ने उससे सारी गर्मी चूस ली हो। यून वू, रायस ने उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए पुकारा। रोंड ये मेज पर कूद गया और उनके बगल में खड़ा हो गया। यून वू का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथों पर बंधी रस्सी उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी। इसे मुझसे हटाओ, उसने कैलन को आदेश दिया। मैं इस तरह से उसके पास नहीं जा सकता। कुछ भी कोशिश करो और तुम एक मरे हुए आदमी हो, कैलन ने कहा जैसे ही उसने गांठ तोड़ी। मैंने तुमसे कहा था कि उन चीजों में से एक ने उसे काट लिया है, रायस ने उसे डांटा जैसे ही उसने यून वू को फर्श पर लिटाया। वह इस वजह से ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है कि यह हवा से एलर्जी की प्रतिक्रिया है। उसे अपना मास्क नहीं उतारना चाहिए था, उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली इसके लिए तैयार नहीं है। यून वू की आंखें अचानक खुल गईं। उसने गहरी सांस ली, जैसे पानी में डूबे रहने के बाद जिंदा हो रहा हो। फिर वह शांति से बैठ गया, जैसे कुछ छोटे हुआ ही न हो। उसकी त्वचा पर धीरे धीरे रंग वापस आ गया और उसके होठों ने अपना प्राकृतिक रंग फिर से पा लिया। मैं सोने जा रहा हूं, यून वू ने घोषणा की। उसकी आवाज स्थिर थी, जैसे कि वह कभी बेहोश हुआ ही न हो। सब लोग उसे चुपचाप देखते रहे, दंग रह गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा जब यून वू एक दृढ़ कदम के साथ सीढ़ियों से ऊपर चला गया, जैसे कि वह कुछ सेकंड पहले ही उनके सामने बेहोश नहीं हुआ था। जब उसकी परछाई पूरी तरह से गायब हो गई तो सबने एक स्पष्टीकरण की तलाश में रोंड की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे यह मत बताओ कि मैं अकेला हूं जिसने सोचा कि यह बहुत अजीब था, जे ने कहा। उसकी आंखें अभी भी सीढ़ी पर टिकी हुई थी जहां यून वू गायब हो गया था। रायस ने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ ली। एस्पर्स को इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी थी। और उन्हें क्या करना चाहिए? कैलन ने पूछा, घबराहट भरे मजाक और सच्ची चिंता के मिश्रण के साथ। क्योंकि अभी तक मैंने सोचा था कि वे सिर्फ मारने की मशीनें हैं। रोंड ये मेज के एक कोने में बैठ गया। वह कहीं और ही लग रहा था। तुम जानते हो, है ना? जे ने सीधे उससे बात करते हुए कहा। तुम जानते हो कि यून वू क्या है? रोंड की चुप्पी ही एकमात्र प्रतिक्रिया थी। वह परेशान या हैरान नहीं लग रहा था।
बस तनाव में था, जैसे कि वह कुछ छिपा रहा हो, जैसे कि वह सोच रहा हो कि वह उन्हें उस सच्चाई के बारे में कितना बता सकता है जिसे वह जोर से बोलने के लिए तैयार नहीं था। रायस ने ध्यान दिया, वह उसे अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह की चुप्पी खाली नहीं बल्कि रणनीतिक थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और इसका यूनवू से लेना देना था। कुछ और है ना? कैलन ने पूछा। रोनये ने तुरंत जवाब नहीं दिया। ये बंधन है, रायस ने और भी धीरे से जोड़ा। हवा का घनत्व बदलता हुआ लगा। कैलन अपनी कुर्सी में और सीधा बैठ गया और जय ने अनसुना करने का नाटक करना बंद कर दिया। तुम्हें ये कैसे पता? रोनये ने धीरे से ऊपर देखा। रायस ने निगल लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि वह मुझसे जुड़ गया है। अनजाने में कमरे में खामोशी छा गई। कैलन ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी कहा हो कि वह उड़ सकता है। जे ने कई बार पलकें झपकाईं, अविश्वास में। तुम क्या कह रहे हो? जे ने बुदबुदाया। तुम गायब नहीं हो, मुझे पता है। रायस ने अपना जबड़ा भींच लिया। मैं नहीं हूँ, लेकिन जब से हम एक साथ हैं वह बदल गया है। जब मैं पास होता हूँ तो वह शांत हो जाता है। वह संपर्क की ओर आकर्षित होता है। कभी कभी वह मुझे छूता है जैसे खुद को किसी चीज से जोड़ने की कोशिश कर रहा हो, और जब मैं वहां नहीं होता तो वह पागल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो गया हो। रोनये ने एक मजाकिया हंसी छोड़ी। वे संगत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं? जे ने अपनी बाहें मोड़ते हुए पूछा। एक बंधन बनाने के लिए क्या चाहिए? रोनये झिझका। ये कुछ ऐसा नहीं है जो अनायास ही होता है, उसने आखिरकार कहा। एक एस्पर को एक गाइड से जुड़ने के लिए एक गहरा शारीरिक और भावनात्मक आदान प्रदान होना चाहिए। एक अंतरन कैसा? कैलन ने एक भान चढ़ाते हुए पूछा। रोनये ने असहजता से नीचे देखा। शाब्दिक अर्थ में अंतरन एक शारीरिक संबंध होना चाहिए, सहमति से पूरा। इसके बाद जो खामोशी छाई वह इतनी घनी थी कि एक पल के लिए किसी को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। जे ने बस हवा में ही खांसा। कैलन ने अपने शब्दों को दबा लिया। रायस ने अपनी नजरें फेर ली, उसके गाल लाल हो गए थे। क्या होगा अगर वह किसी से जुड़ जाए? रायस ने कहा, उस पर पड़ी घूरती हुई नजरों के भार को नजरअंदाज करते हुए। क्या वह बेहतर हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह। रोनये ने उसे गंभीरता से देखा। इस बार उसकी आवाज में कोई मजाक नहीं था। ये सही है। इस बार किसी ने भी खामोशी तोड़ने की हिम्मत नहीं की। हर कोई बस यही सोचने में व्यस्त था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। और इसका यूनवू के लिए क्या मतलब है? और रायस के लिए? अध्याय 15, नियंत्रण खोना। यूनवू फर्श पर सिकुड़ा हुआ था, बिस्तर की चादरों में लिपटा हुआ था, जैसे वे उसे सिर्फ ठंड से ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ से बचा सकती थी। उसके हाथ उसके बालों में दबे हुए थे, इतनी कसकर भींचे हुए थे कि दर्द हो रहा था। मैं ये कैसे समझाऊं कि यह मेरे साथ हमेशा होता है? यूनवू के लिए अचानक बेहोश हो जाना उसके जीवन का एक सामान्य हिस्सा था। कभी कभी यह अचानक बुखार से होता था और कभी कभी उसकी छाती में जकड़न से जो हवा को उसके फेफड़ों तक पहुंचने से रोकती थी। उसने इसके साथ जीना सीख लिया था। इससे व्हाइट सूट वाले लोग कभी छोटी ईत नहीं हुए, और चूंकि वे इसके लिए उसे उसकी कोठरी से बाहर नहीं निकलते थे तो उसने मान लिया था कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरे नमूने स्पेसिमेंस ज्यादा बार बीमार पड़ते थे। कुछ खुद को दीवारों से तब तक टकराते थे जब तक कि खून न बहने लगे, जबकि कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के खून बहने से मर जाते थे। उसने यह खुद व्हाइट सूट वाले लोगों से सीखा था। जिन समय वे आते थे, जाली खोलते थे और फुसफुसाते थे, वे दूसरे नमूनों की स्थिति के बारे में जानने के आदर्श अवसर होते थे। कई लोगों ने अपनी समझ खो दी थी। कुछ ने समय के साथ धीरे धीरे ऐसा किया। कुछ पहले से ही टूटे हुए आए थे। यूनवू खुद को पूरा मानता था। नमूनों की वेव, छोटी ईर्धता के बीच उसे लगता था कि वह सबसे स्थिर था। लेकिन अब यह सच नहीं लगता था। अब जब वह रिसर्च सेंटर से बाहर था तो यह विचार टूट रहा था। कांच के घर में आने के बाद से उसने कई चीजों को नजरअंदाज किया था। उसने मासूमियत का मुखौटा पहन रखा था, ये दिखावा करते हुए कि वह आजाद है, कि वह जो कुछ भी अनुभव कर रहा था वह वास्तविक था, न कि किसी और तरह का प्रयोग। लेकिन अब वह और सहन नहीं कर सकता था। दीवारें इतनी पतली थीं कि कोई भी शोर उनसे होकर गुजरता था। गंधे जमा होकर मिल जाती थी, साबुन, गीली लकड़ी, पसीना और खून। यह उसकी नाक में बस गया था। बनावटें, रंग, दरारों से छनकर आती रोशनी। दुनिया उसके लिए बहुत ज्यादा थी। और वह कमरा, वह बहुत बड़ा, बहुत खाली, बहुत अस्थिर था। उसने छत को झुकते हुए, दीवारों को सांस लेते हुए, फर्श को अपने पैरों के नीचे घूमते हुए महसूस किया। वस्तुएं कांप रही थीं, जैसे वे भी भागना चाहती थीं। कमरा उसे दम घोंट रहा था। उसे अपनी कोठरी की याद आई, वह जेल जहां कोई आवाज नहीं थी, कोई गंध नहीं थी, कोई याद नहीं थी। भूरे रंग की, शांत और स्थिर, जहां वह दुनिया को बंद कर सकता था और जहां वह इतना ज्यादा महसूस नहीं करता था। वह वहां क्यों था? रायस ने उसे चुपके से बाहर निकाला था, ये तो साफ था। लेकिन क्यों? वह उससे क्या चाहता था? वह नहीं जानता था, और उसने पूछा भी नहीं था। वह बाहर होने के लिए इतना उत्साहित था कि वह बाकी सब कुछ भूल गया था। उसने खुद से झूठ बोला था और वह इसे अब और दबा नहीं सकता था। वह अपने विचारों की गुनगुनाहट को संभाल नहीं पा रहा था। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। वह चौंककर उठा और खिड़की की ओर गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां शीशे पर रखी और फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह नहीं जानता था कि इसे कैसे खोला जाए। उसके पास इसे तोड़ने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसे बाहर निकलना था। उसे यह करना ही था। क्रोध का एक झोंका उसके दिल से गुजरा, जैसे एक चिंगारी एक अदृश्य आग को जला रही हो। उसने शीशे पर मारा। एक बार, दो बार, तीसरी बार शीशा चटक गया, चौथी बार, पांचवीं, और फिर शीशा टूट गया। खून उसके चेहरे पर छिड़क गया, लेकिन वह रुका नहीं। वह एक पहले से ही जख्मी हाथ से मारता रहा। उसकी उंगली यो की हड्डियां फट गई थी, उसकी त्वचा टुकड़ों में फट गई थी। उसे समझ नहीं आया कि क्यों दर्द हो रहा था, और न ही क्यों वह रुक नहीं रहा था। यूनवू, रुको! रायस की आवाज कमरे में गूंज उठी। यूनवू मुड़ा, उसकी सांसें बेकाबू थीं। उसके सामने रायस, जे और रोनये खड़े थे। रोनये की आंखें डर से चौड़ी थीं।
जे हाँ, छोटी ईला नहीं रहा था और रायस धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठा रहा था जैसे ही वह उसकी ओर चल रहा था। कैलन का कोई नामोनिशान नहीं था। क्या हो रहा है? यून वू ने फुसफुसा कर पूछा। कांच का टुकड़ा छोड़ दो, रायस ने धीरे से आदेश दिया। यून वू ने नीचे देखा। जमीन नुकीले टुकड़ों से ढकी हुई थी और उसके पैरों के नीचे खून का एक तालाब फैल रहा था। उसकी बाहों पर लंबी गहरी लाल धारियां थीं। उसके दाहिने हाथ में वह अभी भी शीशे का एक टुकड़ा पकड़े हुए था। उसने आंखें झपकाई, भौचक कर रह गया। कांच का टुकड़ा उसके हाथ से फिसल गया और एक धीमी सी धपकी आवाज के साथ फर्श पर गिरा। अब कैलन, रायस चिल्लाया। कैलन उसके पीछे दिखाई दिया, उसे पीछे से एक पकड़ में थाम लिया जो एक गले लगाने जैसा लगा। यून वू ने सहज रूप से संघर्ष किया, लात मारी और अपनी बाहों को लहराया। लेकिन रायस घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैरों को पकड़ लिया। साथ में उन्होंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे जाने दो रायस, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। रोन ये पास आया और कुछ अजीब उपकरणों के साथ उसकी जांच करने लगा। पट्टियां, 2 जोड़ी मोजे और भी कंबल लाओ। रोन ये ने जांच खत्म होने पर जे को आदेश दिया। रायस, यून वू फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। रायस ने अपनी सांस रोक ली। वह आवाज और वह अभिव्यक्ति। उसने चुपचाप इससे इनकार किया। तुमने खुद को चोट पहुंचाई। तब यून वू को याद आया। उसके हाथ शीशे पर, धमाका और शीशे के टूटने की आवाज। दुनिया के उसे निगलने का एहसास और डर। उसने अपना नियंत्रण खो दिया था। माफ करना। उद्धरण चिन्ह। उसने आंसू भरी आंखों से बुदबुदाया। रायस ने अपने दांत भींच लिए, बोलने में असमर्थ था। कैलन ने उसे देखा, निर्देशों का इंतजार कर रहा था। रोन ये निकट को ढंक दिया। जे पट्टियों के साथ वापस आया, उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा पीला था। यून वू ने कंबलों को कसकर पकड़ लिया जैसे वे उसे दुनिया से जोड़ सकते थे। उसके हाथ कांपते हुए, सूखे खून और ठंडे पसीने से गीले लग रहे थे। उसकी उंगलियां प्रयास से अकड़ गई थीं। उसे नहीं पता था कि उन्होंने उसे कब छोड़ा। उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं थी। उसने पहले ही हार मान ली थी। उसका शरीर अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। उन्होंने उसे हिलाया, उन्होंने उसे ठीक किया, उन्होंने उसे ढंक दिया। और वह बस मौजूद था। उसकी पलकें झुकने लगी। दुनिया विकृत हो गई। रायस और दूसरों की आवाजें तेजी से दूर लगने लगी, जैसे वे पानी के नीचे से बोल रहे हों। यून वू सोना नहीं चाहता था। अभी नहीं। उसने अपनी आंखों को खुला रखने के लिए मजबूर किया, छत, चेहरों या कुछ भी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो उसे जगाए रखे। लेकिन ये काम नहीं आया। यह ऐसा था जैसे उसके अंदर सब कुछ एक ही बार में खत्म हो गया हो। ये थकान नहीं थी, ये खालीपन था। इससे पहले कि अंधेरा उसे पूरी तरह से घेर लेता, उसने कुछ ऐसा सोचा जिसने उसके खून को जमा दिया। अगर मैं दूसरे नमूनों जैसा बन रहा हूं, तो शायद मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं है। और उस आखिरी विचार के साथ यून वू सो गया। अध्याय 16, टूटने के लिए बंधा हुआ। यून वू माफी मांगने के कुछ मिनट बाद ही सो गया। ऐसा लगा जैसे खिड़की पर पागलपन में मुक्का मारने के बाद उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। रोन ये ने दावा किया कि यह विस्फोट इसलिए हुआ क्योंकि वह पर्यावरण का आदी नहीं था, खासकर बाहर की ठंड का। यून वू का शरीर जम गया था और उसने मान लिया था कि अगर उसे और गर्मी दी जाए तो वह ठीक हो जाएगा, और एक तरह से वह हो भी गया। ज्यादातर कंबल यून वू के शरीर पर लपेटे गए थे। उसने अपने पैरों में तापमान बराबर करने के लिए कई जोड़ी मोजे पहन रखे थे और कैलन को कमरे का तापमान बढ़ाने के लिए हीटर को ठीक करना पड़ा था। यून वू एक दुर्लभ शांत शांति के साथ सो रहा था। उसके चेहरे पर शांति ही सभी की तंत्रिकाओं को शांत करने के लिए काफी थी। तो रोन ये ने यून वू की बाहों पर पट्टी बांधते हुए पूछा, आपको उसके साथ क्या करना चाहिए? वह कोई खतरा नहीं है, रायस ने जवाब दिया। रोन ये ने अपनी आंखें घुमाई। उसने एक खिड़की तोड़ दी अपने नंगे हाथों से। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह जागेगा और तुम्हारी आंखें निकाल लेगा? उद्धरण चिन्ह। यून वो ऐसा नहीं करेगा। उसके फिर से गिरने का इंतजार करो। रोन ये की बात सही है, जे ने बीच में कहा। मूल योजना ये थी कि रायस यून वू से छुटकारा पालेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अब आगे क्या है? उद्धरण चिन्ह। रोन ये ने अपनी बाहें मोड़ी और पूरी गंभीरता से सभी की ओर देखा। रिसर्च सेंटर में हमने उसे किसी भी बाहरी उत्तेजना से अलग कर दिया था। क्या होगा जब एक रिफ्ट दिखाई देगा? वह एक गाइड से जुड़ा नहीं है, वह नियंत्रण खो देगा और इस प्रक्रिया में वह हम सभी को मार डालेगा। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। रिफ्ट असामान्य नहीं थे, हालांकि उनकी उपस्थिति पिछले वर्षों की तुलना में कम आम थी। वे अभी भी विभिन्न बिंदुओं पर खुलते थे, हवा को ऐसे काटते थे जैसे वास्तविकता खुद ही फट रही हो। उनसे अंतरआयामी ऊर्जा, इंटरडिमेंशनल एनर्जी द्वारा उत्परिवर्तित म्यूटेटेड जीव निकलते थे। छोटे ऊंच बिना आकार वाले शरीर के साथ, अन्य क्रूर रेजर नुमा तेज बुद्धि के साथ। कोई निर्धारित पैटर्न नहीं था। हर रिफ्ट एक नए प्रकार का दुष्स्वप्न था। अतीत में एस्पर ही थे जो उन्हें रोकने में सक्षम थे। उनमें एक सहज संवेदनशीलता थी जो उन्हें रिफ्ट पूरी तरह से खुलने से पहले ही उनके बनने का पता लगाने की अनुमति देती थी। वे अपने गाइड्स के साथ तालमेल बिठाकर युद्ध में शामिल होते थे और नुकसान फैलने से पहले रिफ्ट को बंद कर देते थे। लेकिन अब एस्पर मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में विशेष हथियार बनाए गए थे, रेजोनेंस कोर के साथ राइफलें, पल्स ब्लेड, सेंसरी जैमर, ऐसे उपकरण जो सिद्धांत रूप में कोई भी उपयोग कर सकता था। व्यवहार में केवल गाइड्स ही उन्हें सटीकता से हेरफेर कर सकते थे। उनमें ऊर्जा को निर्देशित करने और उन्हें उपयोग करने में शामिल झटके को सहने की मानसिक क्षमता थी। फिर भी यह एक नाजुक समाधान बना रहा। इसलिए जब भी एक रिफ्ट प्रकट होता था, आपातकालीन अलार्म बजते थे। सायरन एक अचूक चीख के साथ हवा में कंपन करते थे और नागरिक भूमिगत आश्रयों की ओर भागते थे, ठंडी प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं में जहां वे घंटों तक रह सकते थे। सभी जिले समान रूप से संरक्षित नहीं थे। उच्च वर्ग के क्षेत्रों में प्लाज्मा रिएक्टरों द्वारा संचालित अदृश्य ऊर्जा ढालें बिना किसी को एक भी गोली चलाए म्यूटेंट्स को खदेड़ देती थी। देश के बाकी हिस्सों में अस्तित्व एक संघर्ष बना रहा। यून वो एक एस्पर था। सिद्धांत रूप में वह रिफ्ट का सामना कर सकता था, लेकिन एक गाइड के बिना वह नियंत्रण खो सकता था और अपने आसपास सब कुछ नष्ट कर सकता था। मुझे माफ करना रायस, कैलन ने आह भरी। लेकिन रोन ये सही है।
हमें ये जानने की जरूरत है कि यूनवू का क्या होगा। ये साफ है, रोंगये ने सख्ती से कहा। उसे एक गाइड से जुड़ने की जरूरत है। उसकी स्थिरता बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है, वरना हर बार जब एक रिफ्ट खुलेगा तो वह संकट में चला जाएगा। वह जिन दा नहीं रहेगा और न ही हम। कैलन ने माथे पर बल डाला। तो क्या तुम चाहते हो कि वह रायस से जुड़े? रोंगये ने बिना पलक झपकाए उसे घूर कर देखा। कैलन ने उसे जवाब देने का मौका नहीं दिया क्योंकि उसने तुरंत जोड़ा, रायस को खुद को कुर्बान नहीं करना चाहिए। कैलन ने झल्लाहट से कहा। उसने इनमें से कुछ भी नहीं मांगा था। किसी ने भी उसे यूनवू को लाने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसने उसका भावनात्मक सहारा बनने के लिए स्वेच्छा से काम किया। भगवान के लिए कैलन, मैं ही वह हूं जो रायस के यूनवू के साथ शामिल होने के खिलाफ हूं। रोंगये ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपनी आवाज ऊंची की। क्या कोई और तरीका नहीं है? जे ने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कि उसे डर हो कि यूनवू शोर से जाग जाएगा। मेरा मतलब है, एक ऐसा तरीका जिसमें एक गाइड शामिल रहा। ओ, रोंगये ने दृढ़ता से इनकार किया। एस्पर्स को गाइड्स पर निर्भर रहने के लिए बनाया गया था या शापित किया गया था। उस बंधन का कोई विकल्प नहीं है। रायस चुप रहा, उसकी नजर यूनवू पर टिकी हुई थी। उसकी छाती धीरे धीरे ऊपर और नीचे हो रही थी। आखिरकार शांति से सो रहे किसी की सांसें। बंधन का विचार उस पर भारी पड़ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी त्वचा के नीचे जलन होने लगी थी। इसलिए नहीं कि उसे यूनवू पसंद नहीं था, इसके विपरीत यही तो असली समस्या थी। वह धीरे धीरे अपने बेहतर फैसले के खिलाफ उसके लिए गिर रहा था, और वह नहीं चाहता था कि परिस्थितियां उसे उस पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर करे। वह नहीं चाहता था कि उनके बीच पहला कदम एक दायित्व हो। इसके अलावा वह ही क्यों, उसे एक गाइड नहीं होना चाहिए था। हम अभी इसका फैसला नहीं कर सकते, रायस ने आखिरकार बुदबुदाया। देर हो चुकी है, हम थके हुए हैं, और यह बिना सोचे सब मजे लिया जाने वाला फैसला नहीं है। बहुत बढ़िया, रोंगये ने एक जीन भरी, एक कदम पीछे हटते हुए। तो चलो उसके फिर से गिरने का इंतजार करते रहते हैं। शायद अगली बार वह सिर्फ एक खिड़की से ज्यादा नष्ट कर देगा। वह मुड़ा और किसी को देखे बिना बाहर निकल गया। रोंग, कैलन ने शुरू किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे की धड़ाम की आवाज ही उसके लिए एकमात्र जवाब थी। कैलन ने अपने होंठ दबाए, जे के साथ एक त्वरित नजर का आदान प्रदान किया और बिना एक और शब्द कहे रोंगये के पीछे चला गया। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। जे उस कोने के पास गया जहां शीशे के टुकड़े बिखरे हुए थे। मैं इसे साफ कर दूंगा और देखूंगा कि क्या मैं खिड़की को ठीक कर सकता हूँ, कम से कम ठंड को बाहर रखने के लिए। छोड़ दो, रायस ने कहा, उसकी आवाज धीमी थी। मैं इसका ख्याल रखूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? सोने जाओ, जे कुछ सेकंड के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वह जानता था कि रायस कुछ नहीं मांगेगा। रायस ने सिर हिलाया, सुनिश्चित करना कि कैलन रोंगये के साथ अपनी हद पार न करे। जे मुस्कुराया। असंभव, उसने मजाक उड़ाया। उस जोड़ी के बीच इतना तनाव है कि मुझे लगता है कि एक दिन वे फट पड़ेंगे। जब तक कैलन इसमें शामिल नहीं होता, मुझे यह एक बढ़िया विचार लगता है। दोनों ने अलविदा कहने से पहले हंसे। जब जे चला गया तो रायस टूटी हुई खिड़की के पास गया। बर्फीली हवा अभी भी किनारों से रिस रही थी। टूटे हुए शीशे के परे रात भ्रामक रूप से शांत लग रही थी। उसने कंबलों में सो रहे यूनवू की ओर देखा, और पहली बार रायस ने सोचा कि क्या बंधन एक अभिशाप से ज्यादा एक उद्धार था। रायस, यूनवू ने अपनी नींद में फुसफुसाया। जाओ मत। अध्याय 17, वो समय जो हमारे पास नहीं है। सोने का समय हो गया है, यूनवू। यह जवाब यूनवू के शरीर में तनाव पैदा करने के लिए काफी था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और चादरों को और भी कसकर पकड़ लिया। चूंकि उसकी पीठ रायस की तरफ थी, वह प्रयास न बड़ी ही यह देख पाया जो रायस को शांत रहने के लिए करना पड़ रहा था, उसे दौड़े जाकर उसे गले लगाने की इच्छा को रोकते हुए। रायस जानता था कि उसे क्या करना था। यूनवू को दिखाना था कि वह सचमुच कौन था। कोई मुखौटा नहीं, कोई झूठ नहीं, केवल तभी वह उस चीज के बारे में निश्चित हो सकता था जो उसके अंदर बढ़ने लगी थी, और बंधन की पेशकश कर सकता था। अपनी तरफ से यूनवू को गलतफहमी हो रही थी। उसे लगा कि रायस उसकी विचित्र और अजीब प्रकृति के कारण उसे अस्वीकार कर रहा था। रिसर्च सेंटर छोड़ने से पहले सब कुछ उसके और रायस और उसके चारों ओर घूमता था, लेकिन कांच के घर में उसके आने के बाद समीकरण में 3 और घटक जोड़े गए थे। पहला कैलन था। समूह में वह रायस के सबसे करीब लगता था। वे बातें करते थे, मजाक करते थे और हंसते थे। उनमें एक बहुत करीबी रिश्ता था, और एक तरह से वह समझ गया। जाहिर है, रायस की कैलन के साथ दोस्ती सालों पुरानी थी, जबकि उसकी अपनी दोस्ती अपेक्षाकृत नहीं थी। दूसरा जे था। रायस के साथ उसकी दोस्ती कैलन के साथ उसकी दोस्ती से अलग थी। रायस लगातार जे को चिढ़ाता था। यूनवू ने अनुमान लगाया कि यह लड़के के लिए स्नेह दिखाने का उसका तरीका था। फिर भी वह ठीक ठीक ये नहीं बता सका कि उस गतिशीलता के बारे में उसे क्या परेशान कर रहा था। जे स्पष्ट रूप से रायस और कैलन दोनों की प्रशंसा करता था, और अंत में रोंगये था। रायस और रोंगये के बीच दुश्मनी का एक निश्चित भाव था, और यूनवू को लग रहा था कि यह उसकी वजह से था। वह ठीक ठीक ये नहीं बता सका, लेकिन वह उनके बीच फंसे होने में असहज महसूस करता था। यूनवू उन दिनों में वापस जाना चाहता था जब केवल वह और रायस होते थे, जहां उनके विचार केवल एक दूसरे की ओर निर्देशित होते थे और कुछ भी जो उन दोनों को शामिल नहीं करता था, मायने नहीं रखता था। उसी समय उसे लगा कि यह गलत था। उसे ऐसा सोचने में बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह जानता था कि रायस की खुशी का कुछ हिस्सा कैलन और जे के साथ उसकी दोस्ती में था। उससे वह छीन लेना क्रूरता होगी, इसलिए वह सबसे अच्छा काम ये कर सकता था कि वह उनके करीब आए, उन्हें जाने, उनके तौर तरीके, उनकी खामियां और उनकी ताकतें सीखे। इस तरह उसे समूह के प्रति रायस की निकटता महसूस होगी और बुरे विचार बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए उसने थोड़ा स्वार्थी होना और रायस का ध्यान खुद पर रखना पसंद किया। मुझे स्वार्थी होने दो, बस थोड़ा सा, रायस, उसने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। क्या कोट रही थी जिसने हमें बांधा? उद्धरण चिन्ह। रायस ने बिना पलक झपकाए उसे घूर कर देखा, उसका दिल सिकुड़ गया।
वह नहीं चाहता था कि यूनवू को लगे कि उनका रिश्ता, जो उन्होंने उस शापित कोठरी के अंदर बनाया था, एक झूठ का परिणाम था। लेकिन वह उसे सच्चाई बताने के लिए भी तैयार महसूस नहीं कर रहा था। अगर वह उसे बताता कि वह मैग्नस का पसंदीदा खिलौना था तो यूनवू क्या सोचेगा, और कि उसकी मूल योजना उसे मारना था। यूनवू शायद इससे नफरत करता। बिल्कुल नहीं, रायस ने गंभीरता से जवाब दिया। कुछ सेकंड बाद उसने आह भरी और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। तुम घायल हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। कम से कम आज रात के लिए हमारे लिए अलग अलग सोना सबसे अच्छा है। रायस की आवाज सामान्य से ज्यादा नर्म थी, जिसने यूनवू को उसकी ओर झुकने और अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेटने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना चेहरा रायस की गर्दन में छिपा लिया और उसकी खुशबू को सांस में लिया। उस हावभाव की बदौलत रायस शांत हो गया, पूरी तरह से यूनवू को गले लगाने के लिए मुड़ा और वे अपनी बाहों और पैरों को एक दूसरे के शरीर के चारों ओर लपेटकर लेट गए। तुम्हारी खुशबू। यूनवू ने रायस की गर्दन से अपना चेहरा हटाए बिना फुसफुसाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम्हारे पास अभी भी वही खुशबू है। मुझे इससे नफरत है, रायस ने झल्लाहट से कहा। अगर मैं कर सकता तो मैं इससे पहले ही छुटकारा पा लेता। यूनवू ने ऊपर देखा और रायस को शांत करने की कोशिश में प्यारी सी मुस्कान दी। मैंने पढ़ा है कि बिल्लियां अक्सर एक सामान्य खुशबू बनाने के लिए अपनी खाल चाटती हैं, शायद ये काम करेगा। रायस को अजीब सुझाव से हैरान होने का मुश्किल से ही समय मिला। जब तक वह प्रतिक्रिया देना चाहता था, यूनवू की मखमली जीभ पहले से ही उसकी गर्दन पर चल रही थी। मुझे तुम्हारी बिल्ली जैसी आकांक्षाओं को तोड़ते हुए अफसोस है, लेकिन रायस हिचकिचाया, उसका चेहरा लाल हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 हम बिल्लियां नहीं हैं, उसने आखिरी हिस्सा फुसफुसाकर कहा जैसे ही उसने अपनी नजरें फेर ली। इस तरह की निकटता ने रायस को बेचैन कर दिया। उसने अपने दिल को धड़कते हुए महसूस किया, जैसे कि वह उसकी छाती से बाहर निकलना चाहता हो, और उसके पेट में एक फड़फड़ाहट की सनसनी दौड़ गई। उसके अंदर सब कुछ मुड़ गया, जिससे उसे अजीब और कमजोर महसूस हुआ। यूनवू रायस से दूर हुआ और शरारती अंदाज में मुस्कुराया। उसे इस तरह देखना मजेदार लगा। वह उसके गंभीर, आरक्षित व्यवहार का आदी था और उस मीठे, ज्यादा मनमोहक पक्ष की खोज करना आनंददायक था। कम से कम मैंने कोशिश तो की, यूनवू ने अपने चेहरे से मुस्कान हटाए बिना उसे बताया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पढ़ना पसंद है। रायस ने विषय बदलने का फैसला किया। यूनवू ने सिर हिलाया। तुमने पढ़ना कब सीखा? रायस ने पूछा। यूनवू ने जवाब देने से पहले 1 मिनट सोचा। मुझे यकीन नहीं है। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया? यूनवू ने इनकार किया। मेरे कमरे में एक डिब्बा था जिसमें अक्षरों, संख्याओं, सिलेबल्स, कहानियों जैसी चीजों के साथ तस्वीरें दिखाई जाती थी। मुझे लगता है कि मैंने इसी तरह सीखा। ओह सच में? हाँ। क्यों? कोई कारण नहीं। ये बहुत अजीब था। यहाँ तक कि रिसर्च सेंटर में बंद होने से पहले भी यूनवू पहले से ही एकांत में रहता था, दूसरे इंसानों के साथ या यहाँ तक कि अपने खुद के परिवार के साथ भी संपर्क के बिना। रायस को ये समझ से बाहर लगा कि कोई भी इतने सारे अभावों से घिरे हुए इस तरह कैसे बड़ा हो सकता है, और वह ये भी नहीं समझ पाया कि उसे इतनी कम उम्र से ही क्यों अलग थलग कर दिया गया था। तुम्हें क्या करना पसंद है? यूनवू ने धीमी आवाज में पूछा। लगभग सो गया था। रायस का दिमाग खाली हो गया। उसके पास कोई शौक नहीं था, या यूं कहें उसके पास कभी भी एक के लिए समय नहीं था। वह अपने दिन का ज्यादातर समय प्रशिक्षण मैदान, युद्ध के मैदान और सरकारी कार्यालयों के बीच बिताता था। अपने दुर्लभ खाली पलों में वह केवल कैलन और जे के साथ एक त्वरित बातचीत के लिए मेस हॉल में घुसने में कामयाब होता था, हालांकि वह भी मुश्किल था। मैग्नस को अक्सर उस समय उसकी जरूरत होती थी और उसके बाद अपने दोस्तों से मिलना मुश्किल था। मुझे यहाँ रहना पसंद है। तुम्हारे साथ? जब वह यूनवू के साथ होता था तो रायस सामान्य महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि कैलन, उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ भी, वह उस भावना को प्राप्त नहीं कर सकता था। यूनवू के साथ जो कुछ भी था वह अलग था। जिस तरह से वे बात करते थे और जिन चीजों के बारे में वे बात करते थे, सब कुछ ज्यादा अंतरंग लगता था, ज्यादा ईमानदार। मुझे भी तुम्हारे साथ रहना पसंद है। पढ़ने से ज्यादा, रायस ने मजाक किया। सब कुछ से ज्यादा। यूनवू अपनी टिप्पणी के बाद सो गया। उसकी अभिव्यक्ति इतनी शांत और वास्तविक थी कि उसे देखना रायस को दुख दे रहा था। यूनवू शांत और खुश लग रहा था, और इसने केवल उस पछतावे को और तेज कर दिया जो रायस की छाती को खा रहा था। हाँ, रायस यूनवू से प्यार करता था, और वह उससे ऐसे प्यार करता था जो गलत लगता था। इसलिए नहीं कि उसके लिए उसके स्नेह में कुछ भी शर्मनाक था, बल्कि इसलिए कि वे दोनों टूटे हुए थे, ऐसे तरीकों से घायल थे जिन्हें वे अभी अभी समझना शुरू कर रहे थे। रायस जानता था कि मैग्नस द्वारा सालों तक उसका इस्तेमाल और हेरफेर किया गया था, और यूनवू अभी अभी किसी और इंसान के साथ रहना सीख रहा था। रायस से पहले उसके पास कोई नहीं था। उनके बीच बन रहा बंधन, चाहे वह कितना भी वास्तविक क्यों न लगे, एक बैसाखी, खालीपन से पैदा हुई निर्भरता बनने के लिए नहीं था। रायस कुछ स्वस्थ चाहता था, कुछ ऐसा जो छूने पर दर्द न दे, लेकिन उसके लिए उन्हें समय की जरूरत थी। ठीक होने का समय, एक दूसरे के आघात से बंधे बिना वे कौन थे ये जानने का समय। लेकिन यही वह था जिसकी उनमें कमी थी, समय। यूनवू को जल्द ही जुड़ना होगा, रायस ने निगल लिया। वह यहाँ तक कि निश्चित नहीं था कि उसे इतना मजबूत संबंध क्यों महसूस हुआ। वह एक गाइड नहीं था, उसके पास कोई छिपी हुई शक्ति नहीं थी, कोई गुप्त चिंगारी नहीं थी जिसके जागने का इंतजार था। रायस ने एक सूखी हंसी छोड़ी। इसके बाद क्या था, यह पता लगाना कि वह एक प्राचीन भविष्यवाणी का चुना हुआ था। पूरी स्थिति एक सस्ती कहानी जैसी लगने लगी थी, और फिर भी उसने अपने दिल में महसूस किया, उसके और यूनवू के बीच कुछ ऐसा था जिसे केवल जरूरत से ही नहीं समझाया जा सकता था। रायस को जवाबों की जरूरत थी, खुद के बारे में, अपने अतीत के बारे में, यूनवू का उसके लिए सचमुच क्या मतलब था इसके बारे में। लेकिन उस रात कोई जवाब नहीं मिलेगा, केवल यूनवू के सोने की शांत सांसें और एक दुविधा का भार जिसे वह नहीं जानता था कि कैसे हल किया जाए। अध्याय 18, जो हमें साथ रखता है। सुबह रीस यूनवू से पहले जाग गया था, इसलिए उसने नाश्ते की तलाश में जाने से पहले एक झटपट स्नान करने का फैसला किया। हालांकि स्नान के बीच में ही यूनवू उसके साथ शामिल होने के इरादे से वहां आ गया।
ये वास्तव में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उन्होंने एकांत में रहने के दौरान ऐसा कई बार किया था। फिर भी रीस खुद को शर्मिंदा महसूस करने से रोक नहीं पाया। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह खत्म करने से पहले ही वहां से चला गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वह जे और केलिन से मिला, जो मौसम जैसी तुच्छ चीजों के बारे में बातें कर रहे थे। केलिन, रीस ने सामने के दरवाजे की ओर जाते हुए एक बैकपैक पकड़कर कहा। हम शिकार के लिए निकल रहे हैं। अभी? केलिन ने आश्चर्य से पूछा। अभी? केलिन ने जे को अलविदा तक नहीं कहा, वह रीस के पीछे पीछे दौड़कर बाहर चला गया। जे दरवाजे को देखता रहा। रीस के अचानक बदलते मूड से हैरान था। कुछ मिनट बाद यूवू सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दिया। उसके बाल गीले थे और कुछ पानी की बूंदें उसकी गर्दन से टपक रही थी। नमस्ते। यूवू ने जे की मौजूदगी को देखकर अभिवादन किया। जे ने एक हल्की सी गर्दन हिलाकर जवाब दिया। क्या दर्द हो रहा है? जे ने उसके हाथों पर पट्टियां देखकर पूछा। थोड़ा, यूवू ने स्वीकार किया। जे ने सिर हिलाया और तहखाने की ओर चला गया, लेकिन जब उसने देखा कि यूवू उसका पीछा नहीं कर रहा है तो वह वापस आया और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाया। चलो उन दोनों के जाने का फायदा उठाकर असली खाना खाते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वे कहाँ गए? यूवू ने पूछा। वे शिकार करने गए हैं। शिकार? रीस ने यही कहा। शांत कदमों से जे उसे एक धातु के तहखाने के दरवाजे तक ले गया। उसने उसे सावधानी से खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद की, ये सुनिश्चित करते हुए कि यूवू फिसल न जाए। वहां की हवा ठंडी थी और उसमें हल्की सी नमी की गंध थी, लेकिन मसालों और संग्रहित भोजन की भी खुशबू थी। जे ने एक छोटी सी दीवार पर लगी लालटेन जलाए और उसे उस तंग जगह में ले गया जहां उन्होंने अपनी गुप्त पेंट्री का बचा हुआ सामान रखा था। लड़का एक पुरानी मेज के ऊपर रखे एक बक्से तक पहुंचने के लिए एक स्टूल पर चढ़ गया। तुम नाश्ते में बीन्स या सूप पसंद करोगे? जे ने बक्से के अंदर कुछ हिलाया। बीन्स, यूवू ने जवाब दिया। वह नहीं जानता था कि वे क्या थे, लेकिन शब्द सुनने में मजेदार लगा और यह उसके लिए काफी था। उस मामले में मैं रोंगिए के लिए कुछ सूप लूंगा। 3 डिब्बे चुनने के बाद जे ने सावधानी से बक्से को फिर से बंद किया, स्टूल से उतरा और तहखाने की लालटेन बुझा दी। वे शांति से सीढ़ियां चढ़कर डाइनिंग रूम में लौट आए, जहां सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से छनकर आ रही थी। रोंगिए पहले से ही वहां था, अपनी बाहें मोड़कर मेज के पास खड़ा था और उसकी आंखें यूवू पर टिकी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति सख्त थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में असहमति साफ थी। रीस और केलिन कहाँ हैं? रोंगिए ने पूछा। उसकी आंखें कभी भी यूवू से नहीं हटी। वे शिकार करने गए हैं, जे ने जवाब दिया, डिब्बे मेज पर रखते हुए। तो चलो इसका फायदा उठाते हैं इससे पहले कि केलिन वापस आए और फिर से खाना खराब कर दे। रोंगिए ने जवाब नहीं दिया। वह गया और एक डिब्बा खोलने लगा। जे ने भी ऐसा ही किया और बिना एक शब्द कहे वे दोनों नाश्ता तैयार करने के लिए एक साथ चले। करछूल और बर्तनों के बीच उनके आंदोलन एक शांत परिचितता के साथ बह रहे थे, जिसने यूवू का ध्यान खींचा। उनके हावभावों की समरूपता में कुछ ऐसा था, जिस तरह से एक ने डिब्बा खोलने वाला ठीक तभी पास किया जब दूसरे को उसकी जरूरत थी, या जिस तरह से वे एक दूसरे के रास्ते में आए बिना जगह साझा करते थे, जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। क्या आप लोग एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं? यूवू ने आखिरकार पूछा। कई सालों से, इतने सालों से कि जे केलिन को अपने पिता की तरह देखता है, रोंगिए ने हंसते हुए कहा, जिससे जे ने उसे कोहनी मारी। अरे, एक छोटी लड़की की तरह रोना बंद करो, जे ने शिकायत की। मेरी माँ एक सैनिक थी। उसने मुझे गुप्त रूप से जन्म दिया और प्रसव में ही मर गई। उसके साथियों ने मुझे मरने देने की योजना बनाई थी, लेकिन केलिन और रीस ने मेरी देखभाल की। जे ने इसे बिना किसी नाटक के कहा, जैसे कि यह उसके जीवन का एक और तथ्य था। लेकिन यूवू ने उसे चुपचाप देखा, उसके कंधों में अकड़न और जिस तरह से वह अपनी आंखों को बचा रहा था, उसे देखकर। जाहिर है, जब केलिन और रीस ने जे को लिया था तब वे सिर्फ बच्चे थे, जिम्मेदारी के लिए बहुत छोटे थे, फिर भी उसे जीवित रखने के लिए दृढ़ थे। वे नहीं जानते थे कि एक बच्चे को कैसे खिलाना है या उसके रोने को कैसे शांत करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा करना सीखा। पुराने सैनिक, युद्ध और नुकसान से कठोर हुए पुरुष अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि जे उनका पालतू जानवर जैसा था, बस एक परेशानी जिसे वे इधर उधर घसीटते थे। अगर तुम एक गाइड होते, सैनिक क्रूर उदासीनता के साथ कहते, कोई अमीर परिवार तुम्हें गोद ले लेता। लेकिन नहीं, तुम्हारा दुर्भाग्य था कि तुम साधारण पैदा हुए। केलिन और रीस ने उन शब्दों को कभी अनुतरित नहीं जाने दिया। अपने तरीके से वे हमेशा उसके लिए खड़े रहे। वे सही नहीं थे, वे लड़ते थे, बहस करते थे और लतियां करते थे, लेकिन वे बड़े भाइयों की तरह काम करते थे, जे की रक्षा करते थे, भले ही उन्हें खुद की रक्षा की जरूरत होती थी। मुझे याद है जब केलिन तुम्हारे लिए दूध के राशन चुराता था, रोंगिए ने बीच में कहा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हर दिन दूध पीने से तुम्हें बढ़ने में मदद मिलेगी? उद्धरण चिन्ह। चुप रहो। जे का चेहरा लाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि जब मैं तुमसे 3 गुना ऊंचा हो जाऊंगा तब भी तुम मुझसे मजाक कर रहे होगे। हाँ बिल्कुल, छोटे कीड़े। क्या तुम भी उन्हें लंबे समय से जानते हो? यूवू ने रोंगिए से पूछा। वास्तव में नहीं, रोंगिए ने बिना ज्यादा उत्साह के जवाब दिया। रीस को सिर्फ काम के लिए, जे ने कहा। लेकिन केलिन और मैं तो जानते हैं। रोंगिए ने कंधा उचका दिया, उदासीन दिखने की कोशिश की और अपनी नजर अपनी प्लेट पर केंद्रित की। सच्चाई ये थी कि रोंगिए आमतौर पर सैनिकों के साथ शामिल नहीं होता था। रिसर्च सेंटर में उसका काम चिकित्सा और संज्ञानात्मक विश्लेषण पर केंद्रित था। विशेष रूप से वह स्पेसिमेंस की न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं की निगरानी करता था। जब कर्मी कम होते थे तो वह कभी कभी आपातकालीन उपचार में भी भाग लेता था, लेकिन वह लोगों की तुलना में डेटा को पसंद करता था। वह दूरी का आदी था, उसके और सैनिकों के बीच, उसके और बाकी दुनिया के बीच। लेकिन एक दिन प्रशिक्षण इकाइयों में से एक में एक नियमित जांच के दौरान एक बच्चे ने उसकी नजर खींची। जे के कपड़े गंदे थे, उसके घुटने पर खरोंच थी और उसकी आंखों में उसकी स्पष्ट थकावट के बावजूद हर किसी को चुनौती देने का भाव था। उसके बगल में केलिन एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ गर्मागर्म बहस कर रहा था, क्योंकि वे जाहिर तौर पर जे को एक लड़ाई शुरू करने के लिए दोषी ठहरा रहे थे, जबकि जे पीड़ित था। रोंगिए ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसने देखा।
जे ने उसे कुछ याद दिलाया जिसे उसने दफनाने की कोशिश की थी, जिस तरह से उसे उसकी मां से तब ले लिया गया था जब वह सिर्फ एक बच्चा था। एक बोझ होने का एहसास, वयस्कों के बीच एक असहज उपस्थिति जो उसकी देखभाल करने में बहुत व्यस्त थे। शायद इसीलिए दिनों बाद जब वह उन्हें संयोग से मिला, केलन एक क्षतिग्रस्त ड्रोन की मरम्मत कर रहा था जबकि जे एक ढीले कॉइल के साथ खेल रहा था। उसने रुकने और मदद करने का फैसला किया। शुरुआत में ये सिर्फ जिज्ञासा थी, फिर यह एक आदत बन गई। हर बार वह रुकता, उनके कुछ उपकरणों की जांच करता और यह सुनिश्चित करता कि उनके लिए बेहतर उपकरण छोड़ जाए। उसने केलन से ज्यादा बात नहीं की, हालांकि केलन उसमें दिलचस्पी लेता दिख रहा था, लेकिन जे के साथ खैर जे उन दोनों के लिए बोलता था। इसी तरह बिना पूरी तरह से चाहे रोन ये समूह का हिस्सा बन गया। वह रीस के साथ कभी नहीं मिला। सैनिक आता जाता रहता था, हमेशा इतनी अधिक उदासी लिए हुए कि कोई भी उसके आसपास रहना नहीं चाहता था। लेकिन केलन और जे के साथ रोनडिये ने खुद को अपनी गार्ड को थोड़ा कम करने की अनुमति दी, अगर सिर्फ थोड़ा सा। और हालांकि उसने अब उदासीनता का नाटक किया, सच्चाई ये थी कि वह उन्हें लंबे समय से जानता था। इतना कि उनके लिए पीठ मोड़ना उसके लिए असंभव था। मैं समझ गया, यू ने निष्कर्ष निकाला। उस संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने चुप्पी में खाना खाया, लेकिन यह एक शत्रुतापूर्ण चुप्पी नहीं थी, बस एक आरामदायक चुप्पी थी। प्लेट में बीन्स गर्म गर्म थे। यू ने पहले सावधानी से उन्हें आजमाया, नर्म, थोड़े दानेदार बनावट से उत्सुक होकर, लेकिन दूसरी बार खाने पर उसे यकीन हो गया कि उसे वे पसंद हैं। वे साधारण थे लेकिन सुकून देने वाले थे। जैसे ही यू बीन्स का एक और चम्मच अपने मुंह में डालने वाला था, वह रुक गया। वह थोड़ा सीधा होकर बैठ गया, उत्साहित होकर। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। और फिर दरवाजा खुला। रीस ने दहलीज पार की। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी धूल भरी जैकेट के नीचे उसकी मांसपेशियां तनी हुई थी। उसके पीछे केलन एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ अपनी राइफल को घसीट रहा था। क्या उन्होंने सच में हमारे बिना नाश्ता शुरू कर दिया? केलन ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी राइफल फर्श पर गिरा दी। जब उसने उन्हें रोनडिये के साथ बैठे देखा तो रीस जम गया। उसकी नजर, जो कभी उदासीन थी, एक पल में काली हो गई। डील ये थी कि तुम यूवू से दूर रहोगे, रीस ने झपट कर कहा। रोनडिये हिला तक नहीं। उसने बस धीरे से अपनी प्लेट पर अपना चम्मच रखा, जैसे कि उसने पहले से ही टकराव का अनुमान लगा लिया था। अरे, जे ने जल्दी से बीच में कहा, खड़ा हो गया। मैं पूरे समय यहाँ था, कुछ नहीं हुआ। चुप रहो जे, रीस ने गुर्राया। उसकी नजर कभी भी रोनडिये से नहीं हटी। तुम सिर्फ एक बच्चे हो। अगर वह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता तो तुम यू की रक्षा नहीं कर पाते। जे की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं, लगभग तुरंत आंसू से भर गईं। उसके सीने में गुस्सा और उदासी उमड़ पड़ी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं भी मजबूत हूँ, मैं यू की रक्षा कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक बच्चा नहीं हूँ। जे, केलन ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन लड़का पहले ही पीछे हट चुका था। उसकी मुठ्ठियां भींच गई थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं। रोनडिये ने अपनी कनपटी को मालिश किया, जैसे कि ये दृश्य उसे किसी भी असफल प्रयोग से ज्यादा थका रहा था। यू, जिसने तब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, उसने अपना चम्मच एक तरफ रख दिया। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसने रीस से एक दृढ़ आवाज में कहा। रोनडिये एक बुरा इंसान नहीं है। रीस अविश्वसनीयता और निराशा के मिश्रण के साथ यू की ओर मुड़ा। तुम नहीं समझते। हाँ, मैं समझता हूँ, यू ने जवाब दिया, बिना हिचके उसकी नजर से नजर मिलाते हुए। लेकिन तुम ही हो जो मुझे एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करना पसंद करते हो। वह अचानक खड़ा हो गया, अपनी कुर्सी को पीछे धकेलते हुए। जवाब का इंतजार किए बिना वह पीछे के दरवाजे तक गया और आंगन में बाहर निकल गया, उसे जोर से बंद कर दिया। मुझे तुमसे नफरत है, रीस, जे चिल्लाया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और वह ऊपर की ओर दौड़ गया। रोनडिये शांति से खड़ा हो गया। उसने रीस को व्यंग्यात्मक रूप से देखा, एक भी शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई और अपने कमरे में इत्मीनान से चला गया। केलन रीस के बगल में खड़ा था, बंद आंगन के दरवाजे, खाली सीढ़ियों और मेज पर अभी भी गर्म भोजन को देख रहा था। उसने आह भरी और रीस की पीठ थपथपाई। मैं जे से बात करूंगा, उसने कहा मुड़ने से पहले। तुम यू से बात करो। रीस ने कुछ नहीं कहा। वह बस वहीं खड़ा रहा, हर एक कदम आगे बढ़ने के लिए 10 कदम पीछे हटने के एहसास से दबा हुआ। अध्याय 19, जहां से उत्तर शुरू होते हैं। यू चुपचाप घर के चारों ओर तब तक घूमता रहा जब तक वह एक साफ जगह पर नहीं पहुंच गया जहां घास कम थी और गीली, अंधेरी मिट्टी का एक पैच दिखाई दे रहा था। कोहरा उतना घना नहीं था जितना पिछले दिनों था, जिससे वह उस जगह के चारों ओर मुड़े हुए पेड़ों और जमीन से निकली हुई घास और झाड़ियों को बेहतर ढंग से देख पा रहा था। वह जमीन पर धीरे धीरे चलने वाले छोटे कीड़ों की एक कतार के पास घुटनों के बल बैठ गया। वे छोटे थे, एक कंचे के आकार के, चमकीले लाल, और उनके शरीर पर एक तरह का पत्ता था जो उनकी शारीरिक रचना का हिस्सा लगता था। पत्ता हल्के से धड़क रहा था, मानो वह सांस ले रहा हो। यू ने उत्सुकता से कीड़ों को देखा, उनके व्यवस्थित चलने के तरीके और जिस तरह से उनके छोटे पैर गीली मिट्टी में धंस रहे थे, उससे मोहित हो गया। वह जानता था कि उसे रीस से बात करने की जरूरत है। वह अनुत्तरित सवालों, संदेहों और उस तनाव का बोझ नहीं उठा सकता था जिसने उन दोनों को अनिश्चितता में रखा हुआ था। उसे इसका सामना करना था। और फिर, जैसे कि उसकी सोच को सुन लिया गया हो, रीस उसके बगल में आ गया। रीस ने कुछ नहीं कहा, वह बस वहां खड़ा रहा, यू की नजर से बचते हुए। यू को लगा कि उसका गला बंद हो रहा है। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसे नहीं पता था कि रीस को देखना है, उसे डरना है या चुप रहना है। तो उसने अपनी नजर कीड़ों की ओर मोड़ ली और उनमें से एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक तीखी चुभन ने उसकी उंगली में छेद कर दिया। कीड़ा जल्दी से उसकी त्वचा से चिपक गया था और एक पतली, लगभग अदृश्य संरचना के साथ उसका खून चूसने लगा जो ब्लेड के नीचे से निकली थी। रीस तुरंत उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और दृढ़ फिर भी कोमल कीड़े को उसकी उंगली से खींच लिया। उसने उसे दूर फेंक दिया क्योंकि उसकी उंगली से खून टपकने लगा था। वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, यू ने आखिरकार उसे देखते हुए कहा। वे तुम्हारा खून चूस रहे हैं। यू ने भौहें सिकोड़ी। वे भूखे हैं। तुम अपना खून किसी भी उत्परिवर्तित चीज को नहीं दे सकते जो तुम्हारे रास्ते में आती है, रीस ने गुस्से में जवाब दिया।
यह मेरा खून है, तो अपनी मर्जी चलाओ। रीस गुस्से में खड़ा हो गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यूवू इतना लापरवाह था। ठीक है, यूवू ने जवाब दिया, लेकिन पहले एक स्वेटर पहन लो। रीस ने उसे अपनी स्वेटशर्ट देते हुए जोड़ा। यूवू ने दोनों हाथों से इसे लिया और सावधानी से इसे पहना, अपनी बाहों को आस्तीनों में ऐसे पिरोया जैसे कपड़ा फट सकता हो। वे फिर से चुप हो गए। रीस उसके बगल में खड़ा था, उसकी नजर क्षितिज पर टिकी हुई थी। यूवू अभी भी गीली मिट्टी पर घुटनों के बल बैठा था, उसे चुपचाप देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ बड़ी, लेकिन शब्द उसके सीने में फंस गए। और फिर घर का दरवाजा खुला। मेरे पास चाबियां हैं। जे उत्साहित होकर बाहर भागा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। रीस ने उस दरवाजे की ओर असंतोष से देखा जहां केलन मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसे खुश करने का यही एकमात्र तरीका था। केलन ने खुद का बचाव किया। क्या हुआ? यूवू ने खड़े होते हुए पूछा। रीस ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए झिझका, जैसे कि उसके दिमाग में शब्दों को छांट रहा हो। मुझे पता है कि तुम्हें जवाब चाहिए, उसने सीधे कहा, और तुम उनके हकदार हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझाना मुश्किल है। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं ये भी नहीं जानता कि कैसे शुरू करूं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां वे तुम्हें समझा सकते हैं। यूवू ने उसे शांति से देखा, बिना किसी डांट के, लेकिन दृढ़ता से। ठीक है, उसने जवाब दिया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब केवल तुम ही दे सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने लोगों को जानता हूं या वे मुझे कितनी भी व्याख्याएं देते हैं। कुछ चीजें केवल तुम जानते हो। रीस चुप रहा। वह जानता था कि यह सच था। वह अब यूवू से बच नहीं सकता था। वह उसे आधे सच से बचाना जारी नहीं रख सकता था। हम वह बातचीत करेंगे, रीस ने आखिरकार कहा। तुम और मैं, अकेले, मैं वादा करता हूँ। यूवू ने सिर हिलाया। उसने कुछ और नहीं कहा। रीस ने अपना हाथ बढ़ाया और यूवू ने बिना झिझके उसे स्वीकार कर लिया। वे एक साथ जंगल से चले। दूरी पर सैन्य वाहन सड़क के किनारे इंतजार कर रहा था। जे पहले ही ड्राइवर की सीट पर बैठ चुका था, उसके पैर डैशबोर्ड पर थे और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें पास आते देख उसने खिड़की नीचे की और अतिरंजित रूप से हाथ हिलाया। अंदर आओ, जल्दी जल्दी। रीस और यूवू वाहन के पीछे बैठ गए। कुछ मिनट बाद केलन फुटपाथ पर रुक गया और यात्री सीट ले ली। उन्हें एक समझदार नजर दी। और रोंगे? यूवू ने उसकी अनुपस्थिति को देखते हुए पूछा। केलन ने उसे जवाब देने के लिए थोड़ा सा मुड़ा। उसके लिए घर में रहना सुरक्षित है। यूवू ने विचारपूर्वक नीचे देखा क्योंकि इंजन दहाड़ रहा था और वाहन आश्रय से दूर जाने लगा। सड़क यात्रा छोटी थी, आधे घंटे से ज्यादा नहीं, लेकिन यूवू के लिए यह बहुत लंबी लगी। खिड़की के पास बैठकर उसने अपनी माथे को धुंधले शीशे से दबाया और चुपचाप बदलते हुए परिदृश्य को देखा। शुरुआत में जंगल धीरे धीरे सड़क के दोनों किनारों से गुजर रहा था, लेकिन जल्द ही पेड़ों की जगह टूटी हुई कंक्रीट की संरचनाओं, टूटी हुई खिड़कियों वाली बहुमंजिला इमारतों और दीवारों पर फीके भित्ति चित्रों ने एली। सड़कों में गड्ढे और दरारें थीं और लैंप पोस्ट मुश्किल से खड़े थे। फुटपाथों पर लोग थे, फटे पुराने कपड़े और चेहरों पर गंदगी वाले पुरुष और महिलाएं। कुछ जोर से बहस कर रहे थे, अन्य बस वहां बैठे थे और अंतरिक्ष में घूर रहे थे। नंगे पैर बच्चे मलबे में दौड़ रहे थे, गड्ढों और कांच के टुकड़ों से बचते हुए हंस रहे थे जैसे कि दुनिया खत्म नहीं हो रही थी। कोनों में जंग लगे बैरल जल रहे थे, उनकी छोटी छोटी लपटें हवा को गर्म करने के लिए संघर्ष कर रही थी। कई लोग वहां खाना बना रहे थे, आग पर बर्तन हिला रहे थे। कुछ ने सैन्य वाहन को आश्चर्य से देखा, उनकी आंखें चौड़ी और सतर्क थीं। अन्य जल्दी से फाटकों के पीछे या अस्थायी आश्रयों के नीचे छिप गए, जैसे कि डर रहे हो कि वाहन क्या ला सकता है। वो अपनी नजर हटा नहीं पाया। जैसे जैसे वे सड़कों से और आगे बढ़े, लोगों की संख्या बढ़ती गई। जल्द ही अस्थायी स्टॉल दिखाई देने लगे। उत्पादों से भरी हुई मेजें, रस्सियों से पकड़े गए तिरपाल और खंभों के बीच लटकी हुई फटी हुई चन वाएं। वहां हुकों से लटका हुआ मांस, बैटरी, तार, जंग लगे औजार, मुरझाई हुई सब्जियां और अन्य पिंजरों के हिस्सों से बने पिंजरों में जीवित जानवर थे। पूरी सड़क गतिविधि का एक छत्ता बन गई थी। विक्रेताओं की चिल्लाहट, तेज गंध, कुछ मसालेदार, अन्य बासी, जीवंत बातचीत और गंदगी से फीके पड़ गए रंग। यूवू ने पलक झपकाई, हैरान था। ये सब उसके लिए नया था। प्रयोगशालाओं से इतना दूर, सफेद गलियारों के लिए इतना और एकांत से इतना अलग। अराजक, हाँ, लेकिन जीवित। जे ने वाहन को बाजार से बहुत दूर पुराने गोदामों के एक संग्रह जैसी जगह के बाहर पार्क किया। इमारत की कंक्रीट नमी से दागदार थी और कुछ दीवारों में इतनी गहरी दरारें थीं कि वे घावों जैसी लग रही थीं। सभी ट्रक से बाहर निकले। यूवू ने चारों ओर देखा, स्थान से भ्रमित था। यह एक ऐसी जगह की तरह नहीं लग रहा था जहां से उत्तर प्राप्त किए जा सकते थे। हम यहाँ क्यों हैं? उसने रीस से धीमी आवाज में पूछा। तुम जल्द ही पता लगा लोगे। रीस ने उसे देखा, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसने फिर से यूवू का हाथ पकड़ा, जैसे कि यह उन्हें एक दूसरे से बांधे रखेगा, और वे जे और केलन के पीछे एक साथ चले। उन्होंने दो इमारतों के बीच एक संकरे गलियारे को पार किया जब तक वे एक विशाल धातु के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। केलन आगे बढ़ा और एक सटीक ताल में 3 बार खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा एक नर्म कराहट के साथ खुला, एक आंतरिक भाग का खुलासा करते हुए जो यूवू ने कल्पना की थी उससे बिल्कुल अलग था। यह एक परित्यक्त जगह नहीं थी, नहीं, यह धूल भरी थी। सैकड़ों बक्से विभिन्न स्तरों पर ढेर किए गए थे, जो संकीर्ण गलियारों का निर्माण कर रहे थे। लोग आ जा रहे थे, सामान लाद रहे थे, सूचियों की जांच कर रहे थे, पैकेज खोल रहे थे और वस्तुओं को व्यवस्थित कर रहे थे। हर जगह जीवंत आवाजें सुनी जा सकती थीं। त्वरित चुप, टिकुले, किसी कोने से चिल्लाए गए निर्देश और हंसी दीवारों के बीच गूंज रही थी। कुछ लोग फोकलिफ्ट चला रहे थे, अन्य जंग लगी नंबर प्लेट और अस्थायी दरवाजों वाले ट्रकों पर बक्से लाद रहे थे। अपने बालों में दुपट्टे वाली महिलाएं आपस में हंस रही थी क्योंकि वे कपड़े छांट रही थी, और कुछ बच्चे वयस्कों के बीच अड़ रहे थे, पैरों और बक्सों दोनों से बचते हुए। और फिर एक आदमी उनके पास आया। वह अधेड़ उम्र का था, गोल चेहरे और एक दयालु अभिव्यक्ति के साथ। उसने मोटे फ्रेम वाले चश्मे पहने थे जो उसकी नाक पर थोड़ा नीचे सरक रहे थे। उसके बाल भूरे थे, लेकिन करीने से पीछे कंघी किए हुए थे, और उसने पेंट दागदार डेनिम जैकेट पा
नी हुई थी। केलन, रीस, जे। आदमी ने उन्हें देखते ही अपनी बाहें फैलाकर पुकारा। आदमी ने उन तीनों को उत्साह से गले लगाया, स्नेह से उनकी पीठ थपथपाई। यूवू अभी भी रीस का हाथ पकड़े हुए थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन आदमी एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़ा। इससे पहले कि यूवू प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसे का गर्म ड्रिल गले में खींच लिया। यूवू कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ा रहा, चकित था। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार कोई उसके साथ इतना खुलकर गर्मजोशी से पेश आया था। उसे ये भी नहीं पता था कि इस भाव का जवाब कैसे देना है। जब आदमी वापस हटा, अभी भी मुस्कुरा रहा था, तो यूवू ने अपने सीने में कुछ ढीला महसूस किया। जैसे कि युगों में पहली बार वह सिर्फ एक परीक्षण विषय या एक बोझ नहीं था जिसे बचाने की जरूरत थी। वहां उस गोदाम के बीच में अज्ञात लोगों से भरे हुए उसने खुद को स्वागतित महसूस किया। ये कौन है? यूवू ने रीस की ओर मुड़कर फुसफुसाया। रीस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी नजर चश्मे वाले आदमी पर टिकी हुई थी। यह मिलो है, उसने आखिरकार कहा। वह विद्रोहियों का नेता है। यूवू ने पलक झपकाए। विद्रोही? इस जगह को द बर्रो कहा जाता है, रीस ने जोड़ा। ये हमारा संचालन का आधार है, हमारा आश्रय। यूवू ने उसे देखा, हैरान था। तो रीस, क्या तुम मुझे अपने दोस्त से मिलवाओगे नहीं? मिलो ने एक धीमी हंसी दी, अपनी बाहें मोड़कर। रीस एक पल के लिए झिझका। ये यूवू है, उसने एक छोटे से ठहराव के बाद अपनी आवाज कम करते हुए कहा। हम उसे रिसर्च सेंटर से लाए थे। मिलो की अभिव्यक्ति एक पल में बदल गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी नजर रीस पर तेजी से टिक गई। वह है रीस। केलन और जे ने चुपचाप सिर हिलाया। मिलो ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में एक छाया चमकी, इससे पहले कि वह रीस की ओर मुड़ता, उसकी नजर में एक डांट का निशान था। हमें बात करने की जरूरत है अभी। मिलो ने एक हाथ उठाया और एक युवा महिला को रोका जो एक ठेले पर एक बक्सा धकेल रही थी। गुन्नार से कहो कि मुझे एक तत्काल बैठक की जरूरत है। युवा महिला ने चलना बंद किए बिना सिर हिलाया। तुम भी आ रहे हो? मिलो ने केलन की ओर इशारा करते हुए जोड़ा। केलन ने सिर हिलाया। यूवू के साथ रहो, मिलो ने जैसे कहा जैसे ही वह रीस और केलन के साथ चला गया। यहाँ से हिलना मत। अपने चारों ओर की हलचल के बावजूद यूवू केवल रीस की आकृति को देख सकता था जो बक्सों के बीच गायब हो गई थी। अपने साथ वे सभी उत्तर ले जा रही थी जो उसके पास अभी भी नहीं था। अध्याय 20। द बर्रो। द बर्रो विद्रोह का मुख्यालय बनने से पहले एक पुराने गोदाम की इमारत में एक अस्थायी आश्रय था, जहां मुट्ठी भर बुजुर्ग गुप्त रूप से मैग्ने से ब्लैकवुड के शासन से पहले की दुनिया के बारे में कहानियां सुनाने के लिए इकट्ठा होते थे। ऐसी कहानियां जो एक ऐसे समय की बात करती थी जब एस्पर मौजूद थे और जहां नागरिक अभी भी यह चुन सकते थे कि क्या मानना है या किससे डरना है। युवा लोग जो इन कहानियों को सुनते थे, जमीन पर बैठे या धातु के बीमों से लटके हुए, हर शब्द को आत्मसात कर लेते थे, जब तक कि उन कहानियों ने विद्रोह का बीज नहीं बो दिया। हथियार उठाने से पहले उन्होंने जो आवश्यक था उससे शुरू करने का फैसला किया, उन लोगों की मदद करना जिन्हें भुला दिया गया था। द बर्रो विद्रोह का रैलिंग पॉइंट बन गया। वे वह भोजन ले आए जो वे अमीर इलाकों को आपूर्ति करने वाले कारखानों से चुराने में कामयाब रहे। डिब्बाबंद सामान, रोटी और पाउडर वाला दूध। बाद में वे दवाइयों, कंबलों, कपड़ों और औजारों के साथ बाहर निकले। उन्होंने सब कुछ गुप्त रूप से सबसे गरीब जिलों में वितरित किया, आधुनिक रॉबिनहुड्स की तरह छाया में घूमते हुए। यह इसी माहौल में था कि उनके दो प्राकृतिक नेता उभरे, मिलो और गुन्नार। वे सबसे मजबूत या सबसे हिंसक नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो बहुत अधिक संक्रामक था, दृढ़ विश्वास। उनके शब्द भाषण नहीं थे, वे उम्मीद से भरे वादे थे। उनकी उपस्थिति ने एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा किया जिसे समझाना मुश्किल था। इसीलिए समय के साथ वे विद्रोह के चेहरे बन गए। विशेष रूप से मिलो एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी को पीछे नहीं छोड़ता था। वही था जिसने रीस को सालों पहले बचाया था, जब एक प्रतिरोध गश्ती दल पर मैग्नस के वफादार बलों द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। एक गोली रीस के किनारे पर लगी थी, जिससे वह फुटपाथ पर खून बहता हुआ पड़ा था। एक शासन सैनिक की वर्दी पहने होने के बावजूद मिलो उसे द बर्रो तक ले गया, उसे स्वस्थ होने तक उसकी देखभाल की, और उसके आर के दौरान उसने उससे उस दुनिया के बारे में बात की जिसे वे फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने वफादारी की मांग नहीं की, उसने बस सच्चाई की पेशकश की। रीस ने इसे सुना और हालांकि उसने तुरंत यह नहीं कहा, उसके अंदर कुछ खुल गया। और जब वह शासन मुख्यालय में लौटा तो वह पहले जैसा नहीं था। ये रीस ही था जिसने केलन से बात की, जिसने उसकी आंखों में देखा और उसे बताया कि दुश्मन वहां नहीं था जहां उन्हें देखने के लिए सिखाया गया था। ये रीस ही था जिसने जे को भी ला या और धीरे धीरे अन्य सैनिकों को भी, जिन्होंने खुद से वही सवाल पूछना शुरू कर दिया था। साथ में वे दोहरे एजेंट बन गए। वे ब्लैकवुड के करीब रहे, वफादार शिकारी कुत्तों की तरह, लेकिन इसमें वे द बर्रो की सेवा में आंखें, कान और हाथ थे। उनकी बदौलत विद्रोही ब्लैकवुड के खिलाफ योजना बना सकते थे और कार्रवाई कर सकते थे। मैंने सोचा था कि योजना एस्पर को मारना था, मिलो ने कहा। बैठक कक्ष बड़ा था, जिसमें अधूरे भूरे रंग की दीवारें और लटकती हुई थी जो एक हल्की गूंज के साथ झिलमिला रही थी। केंद्र में तय कुर्सियों का एक चक्र लगभग सभी उपलब्ध डी को घेर रहा था। पुरुष और महिलाएं, ज्यादातर रीस और केलन की उम्र के, सीटों पर बैठे थे, एक तरह की सहजे बना रहे थे। कुछ ने सैन्य वर्दी पहनी थी, अन्य ने साधारण कपड़े, सभी ध्यान से देख रहे थे। मिलो घेरे के बीच में खड़ा था, एक दृढ़ आवाज में बोल रहा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे थे। गुन्नार, बड़ा और तीखी आंखों वाला, रीस के बाईं ओर बैठा था, चुपचाप देख रहा था, जबकि केलन दाईं ओर बैठा था, बेचैनी से अपना पैर हिला रहा था। कोई नहीं बोला, सबने मिलो को ध्यान से सुना। ये योजना में एक सहज बदलाव था, रीस ने जवाब दिया। तुम कब से हमारी योजनाओं को अपनी बदलते हो? मिलो ने झपक कर कहा। यूवू को रखना एक जोखिम था, न केवल उस खतरे के कारण जो वह था, बल्कि इसलिए भी कि वह ब्लैकवुड के लिए एक ही था। विद्रोहियों ने उसके कीमती एस्पर को ले लिया था, और यह नहीं लगेगा कि तानाशाह अपना गुस्सा महसूस कराएगा। रीस स्पष्टता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, रिसर्च सेंटर से उसकी बहुत आसान थी। कोई गोलियां नहीं चली, कोई सैनिक उसके रास्ते को नहीं रोक रहे थे, कोई अलार्म नहीं बज रहे थे। सब कुछ बहुत तेजी से चला गया था। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था, ब्लैकवुड ने उसे जाने दिया था। शायद वह उसे एक सबक सिखाने की योजना बना रहा
हाँ था एक असली सबक, एक सजा जो एक बार और हमेशा के लिए उसके अंदर अभी भी जल रही विद्रोह की चिंगारी को बुझा देगी। यह एक नियंत्रण रणनीति थी, एक क्रूर अनुस्मारक की वास्तव में अंतिम फैसला किसका था। हालांकि यह विरोधाभासी था क्योंकि उस कदम के साथ उसने अपनी सबसे संपत्ति को भी खतरे में डाल दिया था। आखिर यस पर कुछ चैन था, एक पहेली का एक टुकड़ा जो रीस को चकमा दे रहा था, और चाहे उसने कितनी भी कोशिश की वह ये पता नहीं लगा सका कि वह क्या था। वो एक खतरा नहीं है, रीस ने से कहा। मिलो ने की एक में अपने होठों को घुमाया। तुम क्या सोचते हो, उसने गुन्नार से पूछा। गुन्नार कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। उसने विचारपूर्वक अपनी उंगलियों के जोड़ों को रगड़ा, फिर आखिरकार एक गहरी मापी हुई आवाज में बोला, अगर हम उसे अपने किसी गाइड के साथ बंधन बनाने के लिए राजी कर सकते हैं तो हमारे पास एक मौका हो सकता है। हम उसे मैग्नस पर भीतर से हमला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कमरे में एक फुसफुसाहट फैल गई। कुछ ने सार्थक नजरें जबकि अन्य ने चुपचाप सिर हिलाया। रीस ने अपनी कुर्सी की पीठ पर और खड़ा हो गया। भले ही उसकी एस्पर के रूप में प्रकृति मारना है, वो एक हथियार नहीं है। वह कोमल, दयालु और शांतिपूर्ण है। तुम्हें उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पीछे के पास बैठी एक महिला ने असहमति में फुसफुसाया। केंद्र के करीब एक आदमी ने कुछ अपशब्द कहे। गुन्नार चुप रहा, रीस को ध्यान से देख रहा था लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। एक गाइड के बिना एक एस्पर एक जोखिम है। मिलो ने हस्तक्षेप किया, उसकी आवाज सख्त थी। खासकर अब वह उजागर है, वह दरारों के खिंचाव को महसूस कर सकता है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। रीस को ये पता था लेकिन उसने अपने होठों को कस करे। कमरे में तनाव छा गया। तो तुम क्या सुझाते हो? रीस ने पलटवार किया। उसे एक बंधन में मजबूर करना, उसे हमारे गंदे काम करने के लिए एक हथियार में बदलना। घेरे के पार एक महिला ने असुविधाजनक रूप से नजरें। एक अन्य युवक ने जमीन पर नीचे देखा जबकि तीसरे ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से असहमति में था। मिलो ने अपनी बाहें, उसकी नजर कठोर हो गई। यह इस बारे में नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, यह इस बारे में है कि हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए। गुन्नार ने में अपनी जीभ को, लेकिन उसका खंडन नहीं किया। रीस ने अपनी मुठ्ठियां भींची, एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज फिर से उठाने से पहले, मुझे लगता है कि मैं उसके साथ बंधन बना सकता हूँ। कमरा फिर से एक फुसफुसाहट में बदल गया। लगभग हर कोई आगे की ओर झुका, अविश्वसनीयता में फुसफुसाते हुए, जबकि यह ने रीस को घूर कर देखा जैसे कि उन्होंने गलत सुना हो। तुम क्या कह रहे हो? मिलो ने होकर उसे देखा। तुम एक गाइड नहीं हो रीस, यह असंभव है। रीस ने जवाब देने से पहले खुद को मिलो की नजर से नजर मिलाने के लिए मजबूर किया। मुझे पता है मैं एक गाइड नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में वो कुछ महसूस करता है, एक आत्मीयता जिसे मैं नहीं समझता, लेकिन यह असली है। मुझे यह हर बार महसूस होता है जब मैं पास आता हूँ। और वह रुका, अपनी शर्म को निगलते हुए। एक बार उसने मुझ पर मैग्नेस की गंध महसूस की थी। शब्द हवा में लटके रहे। कुछ ने नजरें, अन्य ने सिर नीचे झुकाया, ये जानते हुए कि इसका क्या मतलब था, बिना किसी और विस्तार के। रीस जारी रहा, उसकी आवाज धीमी थी जैसे कि हर शब्द उसकी गरिमा की एक परत को छीन रहा था। और उसने प्रतिक्रिया दी, जैसे एक एस्पर अपने गाइड में एक और एस्पर को महसूस कर रहा हो। वह घबरा गया। ये सहज था, मैं इसे समझाना नहीं जानता, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। कुछ हमें एकजुट करता है। कुछ सेकंड के लिए एक चुप्पी छा गई, जब तक कि पीछे से एक आवाज नहीं उठी। क्या होगा अगर तुम्हें बस उससे प्यार हो गया हो? सभी आंखें और बालों वाली एक युवा महिला की ओर मुड़ी जिसकी अभिव्यक्ति सख्त थी। जब वह बोली तो वह झिझकी नहीं। क्या होगा अगर तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वह किसी और के साथ शामिल हो? क्या होगा अगर यह सब सिर्फ ईर्ष्या है? फुसफुसाहट वापस आ गई, इस बार जोर से। कई लोगों ने सिर हिलाया, एक दूसरे से फुसफुसाते हुए। अन्य ने सिर हिलाया, रीस के बचाव में अपनी आवाजें उठाई। रीस इस तरह की किसी चीज के बारे में कभी झूठ नहीं बोलेगा। उद्धरण चिन्ह। स्पष्ट रूप से वह एस्पर की रक्षा कर रहा है। ये भावनाओं के साथ खेलने का समय नहीं है। रीस ने हम सभी से ज्यादा जोखिम उठाया है। आवाजें आपस में मिल गईं और कमरे में अराजकता भर गई। रीस खड़ा था, उसकी मुठ्ठियां उसके किनारों पर भींची हुई थीं, संदेह और आरोप के एक को रोक रहा था। केलन खड़ा हो गया। बस, उसने जोर से अपनी आवाज उठाते हुए कहा। एक दूसरे पर चिल्लाने से यह ठीक नहीं होगा। चुप्पी ए थी। केलन ने एक के साथ अपनी आंखों से उन्हें स्कैन किया। हम पटरी से उतर रहे हैं। हम यहाँ किसी की भावनाओं को एक के लिए नहीं है। रीस ने कुछ महत्वपूर्ण साझा किया। ये जो भी है, हमें इसकी जांच करन एक ही जरूरत है, इस पर हमला करने की नहीं। मिलो ने अपनी बाहें। चलो कहते हैं कि तुम एस्पर के साथ बंधन बना सकते हो। ठीक है जीनियस, तुम्हारी ये योजना क्या है? धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करें।